हेलो डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी बीएल त्रिवेदी। मैं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज हमारा टॉपिक है बैंकिंग। और बैंकिंग का मतलब आप सब जानते हैं, ऐसी संस्था जिसका विकास मानव के विकास के साथ साथ रुपए, पैसे, धन, संपत्ति इत्यादि की आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में मुद्रा के लिए किया गया था। और जो आपका मनी है, जो आपका मॉनेटरी सिस्टम है, वो पूरा पूरा आजकल बैंकिंग सिस्टम के ऊपर ही डेवलप हो चुका है और उसी के ऊपर आधारित है। मानव सभ्यता ने जब बार्टर सिस्टम शुरू किया था, वस्तु एवं सेवा विनिमय प्रणाली के अंतर्गत, तब से लेकर आज तक जितनी भी मानव ने खोजें की हैं, उसमें से तीन प्रमुख खोजें मानी जाती हैं। पहली खोज पहिया, दूसरी आप आग, और तीसरी आप मुद्रा या फिर करेंसी को कह सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी में एडमिशन नहीं लिया है तो आप अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड त्रिवेदी1 यूज कर सकते हैं। त्रिवेदी1 10% का इसके साथ ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। और मेरे अलावा आप भारत के टॉप मोस्ट कई एजुकेटर से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इट्स मी बीएल त्रिवेदी, और इतने सारे टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको यहाँ मिलते हैं। मेरा कोड त्रिवेदी1 है। चाहे आपको अनअकैडमी पे कुछ भी काम करना हो, आप ये कोड मेरा यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ही आप अनअकैडमी में एडमिशन लेते हैं, आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्ट सीरीज और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। उसके साथ ही आप लोग अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 15,500 से ज्यादा वीडियोज को देख सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, एनसीईआरटी, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और ऑप्शनल कोर्सेज के कई सारे वीडियो शामिल है। अब आप में से जो बच्चा मेरे बारे में नहीं जानता, वो यहाँ से पढ़ सकता है। माई सेल्फ बीएल त्रिवेदी, बेसिकली फ्रॉम राजस्थान, फेस आईएएस इंटरव्यू एंड रिटन 2 times RS मेंस एग्जामिनेशन। एम इन हिस्ट्री फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी, 2015 से पढ़ा रहा हूँ। राइट नाउ वर्किंग ऑन अ बुक विच इज ऑन इंडियन इकोनॉमी। प्यारे बच्चों, मैं आपको सलाह दूंगा कि 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर का कोर्स आप लें। जीएस के लिए आप प्लस कोर्स ले सकते हैं। फी बढ़ने वाली है। 49,500 रुपीज 1 ईयर का कोर्स फी है। त्रिवेदी1 कोड यूज करने के बाद आपको 44,550 रुपीज में मिल जाएगा। इसके अलावा आप आइकॉनिक कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें आपको पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक इत्यादि की सुविधाएं मिलती हैं। अगर आप चाहें तो अनअकैडमी पे ऑप्शनल पेपर, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या इकोनॉमी, जो मैं खुद पढ़ाता हूं, उसके लिए भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एक बार एडमिशन लेने के बाद और ऑप्शनल पेपर में जो भी ऑप्शनल चलाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे, उन सबको पढ़ सकते हैं, सबको देख सकते हैं। इस वे में आपको यही कहूंगा, 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर का आपको कोर्स लेना है। 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा जब आप त्रिवेदी1 मेरा कोड यूज करेंगे, जैसा कि आप सबको पता ही होगा। 1 ईयर का 27,500 फी है ऑप्शनल पेपर के लिए अनअकैडमी के ऊपर, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 24,750 देना पड़ेगा। 2 साल के लिए 40,000 फी है, मेरा कोड यूज करते हैं तो 36,000 देना पड़ेगा। 3 साल के लिए 50,000 फी है, और अगर मेरा कोड यूज करते हैं तो 45,000, यानी 10% का यहाँ पे सीधे प्रॉफिट होगा आपको। अब अनअकैडमी एक कॉम्बैट सीरीज लेके आया है। ठीक है, अगर आपने उसको अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा, बहुत ही अल्टीमेट था, बच्चों को बहुत पसंद आया है। ठीक है, जिसमें 13 कॉम्बैट्स हुए थे अल्टरनेट संडे पर, और 60 क्वेश्चन 45 मिनट्स में सॉल्व करने थे। 6 सेक्शन को यहाँ पे लिया गया था। उसमें एप्पल मैकबुक, एप्पल आईपैड, एप्पल का एयरपोर्ट्स और 1000 अमेजन वाउचर्स गिफ्ट किए गए थे। ठीक है, अभी एक नया यूपीएससी का बैच अनअकैडमी में आ रहा है 2021 में। आप देख सकते हैं 21 तारीख को शुरू हो चुका है। पीडीएफ, टॉप मोस्ट एजुकेटर इत्यादि के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अगर अभी तक प्यारे बच्चों आपने अनअकैडमी में मुझे फॉलो नहीं किया है, तो आप ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीएल त्रिवेदी लिखा होगा, बीएल त्रिवेदी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर बीएल त्रिवेदी कोर्स पर क्लिक करें और मुझे फॉलो करें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। अगर आप रेगुलर क्लासेस करना चाहते हैं और मुझसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर इत्यादि टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो
चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि भारत में बैंकों का क्या इतिहास रहा, बैंकों की कैसे स्थापना हुई उसके बारे में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो लोगों से पैसा उधार लेती हैं और लोगों को पैसा उधार देती हैं और उनकी जमाएं स्वीकार करती है। यानी बैंक वह ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को वित्त की सुविधा मुहैया करवाती है। पहले पूरे देश और दुनिया में जब बैंकों का सिस्टम नहीं हुआ करता था तो साहूकार, सेठ, बनिए, साउथ इंडिया में चले जाए तो चट्टी, ये सारे लोग ही लोगों को आवश्यकता की मनी या फिर करेंसी प्रोवाइड करवाते थे और उनसे अनाप शनाप ब्याज लेते थे। और इसकी वजह से कई गरीब लोग, मजदूर, किसान इत्यादि ब्याज के दुष्चक्र में फंस जाते थे और गरीबी के दुष्चक्र से कभी बाहर निकल नहीं पाते थे। लेकिन जैसे जैसे देश डेमोक्रेटिक कंट्री बना, आजाद हुआ और उसके बाद हमारी सरकार ने यह प्रयास किया कि वित्तीय सुविधा तक या फाइनेंशियल जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, उन तक हर गरीब और अमीर की पहुंच होनी चाहिए। और इसी क्रम में धीरे धीरे वेनिस में सबसे पहले दुनिया में बैंक खोला गया था। मॉडर्न बैंक सबसे पहले जो खोला था उसका नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड। लेकिन भारत में जो सबसे पहले बैंक खोला गया वो आप देख सकते हैं 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा खोला गया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से। लेकिन ये असफल हो गया था क्योंकि इसमें सारा पैसा विदेशी लोगों का लगा हुआ था और कलकत्ता में स्थापित ये बैंक चल नहीं पाया। तो बाद में आगे चलकर अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में की गई थी और जिसमें थोड़ा पैसा हिंदुस्तान के लोगों का लगा हुआ था। तो प्यारे बच्चों, अब हम समझना शुरू करते हैं कि जो पहले की परंपराएं थी, पहले की व्यवस्थाएं थी, उसके अंतर्गत लोग अपने परिवार से, अपने रिश्तेदार से, अपने दोस्त इत्यादि से, और कुछ एडजस्ट नहीं हो रहा है तो सेठ या साहूकार के पास जाकर अपनी बकरी, अपना जानवर, अपना जमीन, अपना सोना गिरवी रख के कुछ पैसा ला के एडजस्ट करते थे। प्रेमचंद की कहानियों में, नॉवेल्स में आपने कई बार ऐसी चीजें पढ़ी होगी, पुरानी मूवी में भी आपने ऐसा देखा होगा। और कई बार जब लोग पैसा चुका नहीं पाते थे तो उनको बेगार करनी पड़ती थी। वो सामने वाला जो सेठ, साहूकार, बढ़िया या जमींदार, ठेकेदार होता था वो बड़े बदतमीजी से बात करता था। लेकिन अब समस्याएं टल गई है। हालांकि बिचौलिए अभी भी हर क्षेत्र में, इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं कहीं मौजूद रहते हैं। लेकिन फिर भी जैसे जैसे हम आजाद हुए और जैसे जैसे हमारे यहाँ, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, ये सारी चीजें जब डेवलप हुई तो बैंकों का भी स्वतः विकास होता चला गया। तो आज हम समझेंगे कि भारत में बैंकों का विकास कैसे हुआ, बैंकों का विकास होने का क्या फायदा हुआ। ये सारी चीजें बहुत डिटेल में हम समझने वाले हैं, जो आईएएस के, जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, मेंस इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऑप्शनल पेपर इकोनॉमिक्स अगर आप लेते हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम भारतीय बैंकिंग प्रणाली का इतिहास समझते हैं कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान, आप देख सकते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक था। इसकी स्थापना कोलकाता के अंदर अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा 1770 ईस्वी में यूरोपीय पद्धति से की गई थी। यानी पहला बैंक जो हिंदुस्तान में खोला गया वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था 1770 में। अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा इसे खोला गया कलकत्ता के अंदर। अगर हम बात करें कि इसमें यानी बैंक ऑफ हिंदुस्तान में, तो सारा पैसा विदेशी लोगों का लगा हुआ था। किसका लगा हुआ था? विदेशी लोगों का। बात आती है कि भाई ऐसा कौन सा बैंक था जिसमें कुछ पैसा भारत के लोगों का लगा हुआ था। तो फिर बाद में जब ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान असफल हो गया क्योंकि भारत के लोगों को भरोसा ही नहीं हो पाया विदेशियों पे, और विदेशी का बैंक है तो वो हमें लूट रहे हैं, तो हम उनके बैंक में पैसा क्यों जमा करवाएंगे जब तक कोई हिंदुस्तानी व्यक्ति हमें नहीं बोलेगा। तो ये बैंक जब असफल हो गया तो एक बैंक ऐसा खोला गया जिसमें कुछ पैसा भारत के लोगों का लगाया गया ताकि भारत के लोगों को देखकर भरोसा हो जाए और वो उस बैंक में पैसा जमा कर सके। तो ऐसा पहला बैंक जिसमें आंशिक रूप से भारत के लोगों का योगदान शामिल था वो था अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध लखनऊ का पुराना नाम है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। 1881 में इसकी स्थापना की गई थी। अब कई बार पूछता है कि भाई पहला बैंक हिंदुस्तान बैंक हो गया 1770 में कलकत्ता में अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा बनाया गया था, स्थापित किया गया था, लेकिन फेल हो गया था। पहला आंशिक रूप से भारतीय द्वारा स्थापित बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक था, 1881 में खोला गया था, ठीक है। कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि भाई पहली बार ऐसा कौन सा बैंक हिंदुस्तान में खोला गया जिसमें सारा पैसा भारत के लोगों का लगा हुआ था। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं वो बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी।
1894 में। कहां पे खोला गया था आप देख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, इसका हेडक्वार्टर स्टार्टिंग में लाहौर में रखा गया था, अभी तो वर्तमान में दिल्ली में है, 1894 में। बैंक ऑफ बंगाल, अब ये सारे बैंक, हिंदुस्तान बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इनके अलावा भी भारत में कुछ बैंक खुले। कौन कौन से बैंक खुले साथ साथ में? तो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई 1843 में। यानी 3 और बैंक थे इनके अलावा भी जो हिंदुस्तान में खोले गए या हिंदुस्तान में डेवलप हुए। पहला बैंक बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा बैंक बैंक ऑफ बॉम्बे, तीसरा बैंक बैंक ऑफ मद्रास। और इन तीनों बैंकों की जो स्थापना है वो क्रमशः 1806, 1840 और 1843 में हुई। यानी बैंक ऑफ बंगाल 1806 में खोला गया, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में ओपन किया गया, और बैंक ऑफ मद्रास को 1843 में ओपन किया गया। अब आगे चल के क्या होता है कि इन तीनों बैंकों को मर्ज किया जाता है, मिला लिया जाता है, क्योंकि तीनों को संभालने में दिक्कत हो रही होती है अंग्रेज सरकार को। तो 1921 में ये एक नया बैंक बनाते हैं इन तीनों को मिलाकर, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक बनाते हैं प्यारे बच्चों? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में तीनों को मिलाकर एक बैंक बन जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आगे चलकर 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है, और इसका नाम SBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। समझ रहे होंगे आप लोग जो मैंने कहना चाह रहा हूं, आपके दिमाग में आ रही होगी बातें, ठीक है। 3 बैंक, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, इनको मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आगे चलकर 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या SBI के नाम से जाना जाने लगा। आज आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि हिंदुस्तान में अगर RBI के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कोई बैंक है तो वो है SBI। यहां तक कि SBI के अंदर ही RBI के द्वारा स्थापित करेंसी चेस्ट होते हैं। अब आप सोचेंगे सर ये करेंसी चेस्ट क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चों, करेंसी चेस्ट का मतलब होता है करेंसी को रखने के लिए एक तरह का खजाना या एक तरह का बॉक्स। ये RBI के न होने की कंडीशन में विभिन्न शहरों में SBI के ब्रांच के अंदर ही रखा जाता है, जहां से पैसा पूरे शहर में चलाया जाता है या भेजा जाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि भाई ये छोटे मोटे बैंक जब स्थापित होने लगे तो बात निकल कर आई कि अब इन सब बैंकों को रेगुलेट कौन करेगा, क्योंकि अपनी अपनी मर्जी से पैसा अगर जनता में बांटेंगे, अपनी मर्जी से इंटरेस्ट रेट रखेंगे, तो महंगाई और मंदी को तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि जब आप इन्फ्लेशन एंड रिसेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको लिक्विडिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी और क्वांटिटी ऑफ मनी को कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये कंट्रोल कौन करता है? बैंक करता है। लेकिन बैंक अगर अलग अलग तरीके से करने लगेंगे, ब्याज की दरों को रेगुलेट, तो फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा और मार्केट डावाडोल हो जाएगा। इसलिए इन बैंकों के ऊपर एक बड़ा बैंक चाहिए, जैसे इंग्लैंड के सारे बैंकों के ऊपर एक बैंक ऑफ इंग्लैंड है। तो इन सारे छोटे मोटे बैंक, चाहे वो बैंक ऑफ बॉम्बे हो, बैंक ऑफ मद्रास हो, बैंक ऑफ बंगाल हो या SBI हो, इनके ऊपर एक बड़े बैंक की संरचना का सोचा गया और उसको नाम दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये भारत का सेंट्रल बैंक बन गया। कैसे, इसको समझिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले रिकमेंडेशन किया गया था चैम्बरलिन कमीशन के द्वारा। चैम्बरलिन कमीशन कब आया था? तो 1914 में आया था। और चैम्बरलिन कमीशन ने आकर सबसे पहले ये बात बताई थी कि भाई भारत में जितने भी बैंक्स तुम चला रहे हो वो ठीक है, लेकिन उनके ऊपर कोई सेंट्रल बैंक नहीं है। और जब तक आप सेंट्रल बैंक नहीं चलाओगे, जब तक आप सेंट्रल बैंक नहीं चलाओगे, तब तक इन बैंकों को रेगुलेट नहीं किया जा सकता और ना ही महंगाई और मंदी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो पहली बार चैम्बरलिन कमीशन 1914 में जो आया था, उसने सबसे पहले ये बोला था कि भाई भारत में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। अब आगे चल के क्या हुआ कि इस चैम्बरलिन कमीशन की बात को ध्यान में रखते हुए 1930 में एक केंद्रीय बैंक जांच समिति की स्थापना की गई, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में हिल्टन यंग कमीशन कहते हैं, हिल्टन यंग कमीशन। और इसी हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर कलकत्ता के अंदर, कहां पे? कलकत्ता के अंदर 1 अप्रैल 1935 में
5 करोड़ रुपए की लागत से आरबीआई की स्थापना की गई। हालांकि बाद में कलकत्ता से हटाकर 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई कर दिया गया। आज भी आरबीआई का हेडक्वार्टर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के अंदर ही है। सर ऑस्बॉर्न स्मिथ को भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर बनाया गया था, यानी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर सर ऑस्बॉर्न स्मिथ थे। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी। अब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी, बात यह है। पहला तो यह है कि बैंकिंग संकट रोकने, मुद्रा बाजार में लोच पैदा करने हेतु सभी बैंकों से नकद कोष प्राप्त करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। यानी मैंने कहा ना आप लोगों को, ये ट्रेड साइकिल जब किसी भी अर्थव्यवस्था में चलता है, जो चलना कंपलसरी है, तो उस ट्रेड साइकिल की वजह से अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा के सापेक्ष के रूप में मांग पैदा होती है। अगर वस्तु और सेवा की मांग ज्यादा है तो महंगाई पैदा होती है, मांग कम है तो मंदी पैदा होती है। ये हम ट्रेड साइकिल में पढ़ चुके हैं आई थिंक। और जब आप व्यापार चक्र पढ़ते हैं और इस ट्रेड साइकिल के अंतर्गत आपको पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक वस्तु, एक सेवा और एक उनकी कीमत। तो वस्तु और सेवा की जब कमी पैदा होती है तो कमी पैदा होने की वजह से उनकी मांग बढ़ती है। वस्तु और सेवा की जब सप्लाई ज्यादा होती है तो उसकी कीमत घट जाती है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर मार्केट में वस्तु और सेवा की मांग और पूर्ति और उसकी कीमत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका अर्थ है कि उनको खरीदा और बेचा जा रहा होगा। और जब उनको खरीदा और बेचा जा रहा होगा वस्तु और सेवा को, तो वो किसी न किसी करेंसी के रूप में किया जा रहा होगा। और भारत की करेंसी है रुपया, जिसके अंतर्गत भारत में व्यापार किया जाता है, वस्तु और सेवा को खरीदा और बेचा जाता है। तो अगर आपको किसी वस्तु और सेवा की मांग को कम करना है तो आप लोगों के पास पैसा कम कर दीजिए। मांग कम होते ही महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। अगर आप किसी वस्तु और सेवा की मांग को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन में मंदी आ गई, लोग बेरोजगार हो गए, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन से रोजगार बढ़ेगा, और मांग, उत्पादन, रोजगार बढ़ने से जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ते ही अर्थव्यवस्था में मंदी की समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप अर्थव्यवस्था से मंदी की समस्या दूर करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर मनी के रूप में आपको लोगों को पैसा देना पड़ेगा, यानी मार्केट में पैसा भेजना पड़ेगा। जैसे अभी भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया। अब वो जो पैकेज घोषित किया भारत सरकार ने, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो सेंट्रल बैंक से लाएगी। उस पैसे को मार्केट में हेलीकॉप्टर मनी के रूप में डालना है ताकि मंदी को कंट्रोल किया जा सके और लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना है। तो आरबीआई के पास पैसा जाएगा, फिर वो विभिन्न बैंकों के पास, कॉमर्शियल बैंकों के पास, चाहे वो एसबीआई हो, एक्सिस बैंक हो, पीएनबी हो, आईसीआईसीआई हो, उनके पास पहुंचाएगा। फिर उनका कांटेक्ट किससे? जनता से। जनता के पास पैसा आएगा, फिर इधर भारत सरकार योजनाएं लाएगी, मनरेगा। तो एक तो बैंकों की ब्याज दरों को कम करके लोगों के पास पैसा पहुंचाया जाएगा, जिसे चीप मनी पॉलिसी कहते हैं। एक सरकार टैक्स कम कर देगी ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसा बचे और ज्यादा खर्चा करके मांग बढ़ाए और मंदी को दूर करे। और एक सरकार विदेशों से बहुत अधिक मात्रा में इनकम जो है वो जनरेट करके भारत में मनरेगा के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हुए रोजगार पैदा करेगी। कई तरीके अपनाए जाएंगे तो मंदी दूर हो जाएगी। लेकिन इन सब मामलों में अगर आप मंदी दूर करना चाहते हैं तो बेसिकली बात यह है कि अर्थव्यवस्था में मांग पैदा होनी चाहिए, और मांग पैदा होती है पैसे से, और पैसा जनता को पहुंचाना है तो वो काम करेगा सेंट्रल बैंक, क्योंकि पैसा यही छापता भी है, पैसा रखता भी है, बहुत कुछ कार्य काम यही करता है अर्थव्यवस्था में। खैर, नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा व साख व्यवसाय, बैंकिंग व्यवसाय इत्यादि जो भी है, उनके जो आंकड़े होते हैं उसका एकत्रीकरण करना, यानी इकट्ठा करना और उन्हें प्रकाशित करना, यह काम भी रिजर्व बैंक का ही होता है। विदेशों में मौद्रिक संपर्क की स्थापना करना, जैसे मान लीजिए आपने फॉरेन करेंसी के बारे में सुना होगा, तो फॉरेन करेंसी जो भारत के पास विदेशों की है, वो फॉरेन करेंसी भारत के पास कहां जमा है? आरबीआई के पास जमा है। भारत की जो फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है वो किस मीडियम के माध्यम से जा रही है? तो वो आरबीआई के माध्यम से जा रही है। ऐसे तो आरबीआई की यहां भी महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट, देश में शाख मुद्रा व मात्रा को उसकी कुल मांग के अनुरूप बनाए रखना, यानी देश में जितनी करेंसी चाहिए उतनी करेंसी अगर नहीं है तो मंदी पैदा होगी, क्योंकि लोग वस्तु और सेवा को नहीं खरीद पाएंगे।
और अगर जितनी करेंसी चाहिए उससे अधिक करेंसी पैदा हो गई है और मार्केट में घूम रही है, तो इसका मतलब मांग ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और बढ़ी हुई मांग महंगाई को बढ़ाएगी। कुल मिला के ये है प्यारे बच्चों, कहने का मतलब कि करेंसी को रेगुलेट न किया जाएगा तो महंगाई और मंदी दोनों के बढ़ने के चांसेस रहेंगे। और ये रेगुलेट कौन करता है करेंसी को? तो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट, देश में बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण और सही दिशा में उसके विकास का प्रयास किया जाता है। जिन लोगों तक बैंकिंग नहीं पहुंची है उन लोगों तक भी बैंकिंग पहुंचाने का जो कार्य है वो आरबीआई के माध्यम से किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से किया जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट, कृषि शाख संबंधित विभिन्न विषयों का अध्ययन करना, प्रत्यक्ष सहायता की व्यवस्था करना। अब देश में ऐसे कई सेक्टर हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, या फिर मजदूर श्रमिक हो गए जिनके पास पैसों की कमी है, या फिर एजुकेशन आदमी ले नहीं पा रहा है क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए ज्यादा पैसा खर्च होता है तो उसके पास भी पैसों की कमी है, या फिर जो छोटे मोटे उद्योग धंधे लगाने का व्यक्ति सोच रहा है जिसके पास पैसों की कमी है। तो इन सब कमियों को पूरा कौन करेगा? देश के जो मजदूर हैं, किसान हैं, श्रमिक है, बीपीएल परिवार के लोग हैं, उनको पैसा कौन पहुंचाएगा? तो वो आरबीआई क्या करता है, फिर पीएसएल की मान्यता लेके आता है, यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। और ये प्राथमिक क्षेत्र उधारी क्या है या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है? ये है कि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार भारत में जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उन सभी कॉमर्शियल बैंकों को भारत में जितने भी मजदूर, किसान, श्रमिक हैं उनको अपनी टोटल उधारी का कम से कम 40% हिस्सा लोन के रूप में देना पड़ेगा। यानी कहने का अर्थ ये है प्यारे बच्चों कि भारत सरकार ने आरबीआई को इस बात के लिए भी बोला हुआ है कि भाई देश में जितने भी गरीब, मजदूर, किसान, श्रमिक इत्यादि हैं उन तक भी पैसा पहुंचना चाहिए। अब अगर आप कॉमर्शियल बैंकों को पूरी तरह फ्री कर देंगे तो कॉमर्शियल बैंक तो टाटा, बिरला, अंबानी को ही पैसा देंगे। तो आरबीआई ने क्या किया, दिमाग लगा के ये बोला कि नहीं, कॉमर्शियल बैंकों के पास जितना भी पैसा उधार जाता है उसमें से कम 40% पैसा जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र उधारी को जाएगा। और ये प्राथमिक क्षेत्र उधारी क्या होती है? यानी मजदूर को पैसा देना, एग्रीकल्चर को पैसा देना, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पैसा देना, या फिर पशुपालन को पैसा देना, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ, ये सारी चीजों में जब पैसा खर्च होता है और बैंक इस सेक्टर को उधार देते हैं तो इसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र उधारी कहते हैं। खैर, सरकार के बैंकर के रूप में भी आरबीआई काम करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? लास्ट लेंडर ऑफ द गवर्नमेंट है, लास्ट लेंडर ऑफ द गवर्नमेंट है। और उसके साथ ही बैंक ऑफ बैंक्स है, बैंक ऑफ बैंक्स है। यानी बैंकों को पैसा चाहिए और बैंकों को रेगुलेट करना है तो कौन करेगा? आरबीआई करेगा। अगर आपातकालीन परिस्थितियों में सरकार को पैसा चाहिए तो सरकार का लास्ट लेंडर कौन है? आरबीआई है। प्यारे बच्चों, जब मैंने आपको पढ़ाया होगा तो आपको पढ़ाया होगा मैंने डेफिसिट फाइनेंसिंग, हमने पढ़ा होगा, याद कीजिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग। और प्यारे बच्चों, ये डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? हीनार्थ प्रबंधन, घाटे की वित्त व्यवस्था। जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो मोस्टली घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग या हीनार्थ प्रबंधन का अर्थ होता है कि जब अर्थव्यवस्था में सरकार अपनी औकात से ज्यादा पैसा खर्च कर देती है, जैसा कि अंडर डेवलप्ड कंट्री विकास के कार्यों के लिए और चुनाव में किए गए वादों के लिए अक्सर करती है, तो उस एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर की भरपाई आरबीआई के माध्यम से की जाती है। और जब ज्यादा पैसा सरकार खर्च कर लेती है, सरकार कमाती है 10,000 और खर्चा कर लेती है 15,000 का, तो फिर सरकार आरबीआई को बोलती है कि भाई ज्यादा पैसा खर्च हो गया, चुनाव के चक्कर में, विकास के चक्कर में, या डेवलपमेंट के चक्कर में, मान लेते हैं रोजगार के चक्कर में, मंदी दूर करने के चक्कर में, तो आप हमने जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया प्लीज ऐसा कीजिए, थोड़ा पैसा उधार दीजिए हमें। ये डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है आरबीआई। और आरबीआई सरकार के घाटे को मैनेज करने के लिए नए करेंसी नोट छापकर सरकार तक पहुंचाती है। इसे हीनार्थ प्रबंधन, घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं, इंग्लिश में इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा, लास्ट लेंडर ऑफ द गवर्नमेंट है, सरकार को कहीं से पैसा एडजस्ट नहीं होता तो फिर सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग करवाती है आरबीआई के माध्यम से। अब इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि आरबीआई एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 10,000 करोड़ रुपए ही नई करेंसी नोट छाप सकता है। मिनिमम जो रेशियो है उसको अपना मेंटेन रखना पड़ता है, मिनिमम रिजर्व रेशियो जिसे कहते हैं नई करेंसी छापने के लिए,
जो आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार 200 करोड़ रुपए है। 200 करोड़ रुपए में से 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होना चाहिए, तभी आरबीआई नए करेंसी नोट छाप सकता है। और जितनी मात्रा में वो करेंसी नोट छापता है लगभग उतनी मात्रा में से गोल्ड भी अपने पास रखना होता है। और अधिक मात्रा में करेंसी छाप के मार्केट में ले जाने का मतलब है कि क्वांटिटी ऑफ मनी को बढ़ाना, लिक्विडिटी ऑफ मनी को बढ़ाना, जिससे मांग बढ़ेगी और मांग से महंगाई बढ़ेगी और अंततः महंगाई गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाएगी। और इन सब चीजों को कंट्रोल करने का हिस्सा भी फिर या जिम्मेदारी भी फिर आरबीआई के ऊपर आएगी। तो अंधाधुंध तरीके से न तो आरबीआई पैसा छाप सकती है, न लोगों को पैसा उधार दे सकती है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अंधाधुंध तरीके से पैसा छापेगी तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई गरीबी बेरोजगारी को बढ़ाएगी। और अंधाधुंध तरीके से अगर पैसा उधार देगी तो एनपीए बढ़ेगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बढ़ेगा, यानी बैंक दिवालिया हो जाएंगे। खैर, केंद्रीय बैंक के रूप में और क्या कार्य है आरबीआई के, इसको थोड़ा सा देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और क्या कार्य हैं सेंट्रल बैंक के रूप में, भारत का सेंट्रल बैंक होने की वजह से। पहला, नोट छापना। तो आरबीआई नए नोट, करेंसी नोट छापती है, ये सबको पता है। बैंकों का बैंकर, ये भी मैं समझा चुका हूं। शाख नियंत्रण करना, ये भी मैं बता चुका हूं। कृषि शाख बता चुका हूं। बिल बाजार का विकास बता चुका हूं। आंकड़ों का संकलन प्रकाशन बता चुका हूं। सरकार का बैंकर है आरबीआई, बता चुका हूं। विनिमय दर को स्थिर रखना। अब प्यारे बच्चों, विनिमय दर किसे कहते हैं? विनिमय दर मतलब इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं एक्सचेंज रेट। इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? एक्सचेंज रेट। प्यारे बच्चों, जब हम एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, जब हम विनिमय दर की बात करते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ होता है हम हमारे देश की कितनी करेंसी दूसरे देश को दें और उसके बदले में वो कितनी करेंसी अपने देश की हमें दे रहा है, इस अदला बदली को ही, या करेंसी की अदला बदली का क्या अनुपात है, इसी को एक्सचेंज रेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 70 रुपए दिए, उसके बदले हमें $1 मिला, तो ये भारत की करेंसी का अमेरिकन डॉलर की तुलना में एक्सचेंज रेट है। आप समझ गए होंगे। तो एक्सचेंज रेट को जो रेगुलेट करता है वो भी आरबीआई करता है। विदेशी मुद्रा भंडार को अपने पास जमा भी आरबीआई रखता है। और भारत सरकार का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, वो हमेशा ध्यान रखना कि मैनेज्ड रेट को अपनाता है, मैनेज फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज को अपनाता है देश में एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करने के लिए। एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। ये जब हम डिटेल में एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे और कैसे रुपया कमजोर होता है, कैसे मजबूत होता है, टोबिन टैक्स किसे कहते हैं, क्या इसके प्रकार हैं और क्या प्रभाव इसकी अर्थव्यवस्था, समाज और व्यापार पर पड़ते हैं, जब भी हम डिटेल में 3-4 घंटे की क्लास में डील करेंगे तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि एक्सचेंज रेट तय करना भी, विनिमय दर तय करना भी आरबीआई के पास पावर है, वो करता है। क्षमाशोधन गृह का कार्य। क्षमाशोधन गृह मतलब भाई, जब आप चेक लाते हैं किसी बैंक का या किसी को चेक देते हैं, तो मान लीजिए एसबीआई का चेक है, आपने क्या किया, मेरे पास कोटक महिंद्रा का खाता है और मुझे वो चेक दे दिया। जब आपने मुझे, मेरे पास खाता है अपना कोटक महिंद्रा में, आपने मुझे अपना चेक इशू किया एसबीआई का, तो भाई सीधे तो ये एसबीआई और कोटक महिंद्रा कैसे करेंगे? तो एक बीच में एक ऐसा रूम होता है, इस रूम में ले जाकर, इसको समाशोधन गृह कहते हैं। यहाँ पे एसबीआई वाले भी आते हैं, कोटक महिंद्रा वाले भी आते हैं, ये अपने अपने चेक लेके जाते हैं। समझ रहे हो? इसी को समाशोधन गृह कहते हैं। तो ये जो समाशोधन गृह होते हैं, जहां पे अपने अपने चेक लेके जाते हैं और चेक को क्लियर करने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं बैंक्स, ये भी आरबीआई के अंडर में ही काम करते हैं। औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करना। अब उद्योगों के लिए वित्त चाहिए, चाहे वो आईडीबीआई हो, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो, जो मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला जैसे बड़े लोगों को लोन देता है, या फिर चाहे सिडबी हो, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो, जो हमारे जैसे लोगों को बिजनेस के लिए लोन देता है, या फिर मुद्रा बैंक हो, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में, और जो 3 प्रकार के लोन देता है, एक शिशु लोन, दूसरा किशोर लोन, तीसरा तरुण लोन। 0 से 50,000 रुपए के बीच का जो लोन मुद्रा बैंक देता है उसे शिशु लोन कहते हैं। 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का लोन जो मुद्रा बैंक देता है उसे हम लोग किशोर लोन कहते हैं, और 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच का जो लोन मुद्रा बैंक देता है उसे हम तरुण लोन कहते हैं।
तो ये सारे जो बैंक है, चाहे वो सिडबी हो, आईडीबीआई हो या फिर आपका मुद्रा बैंक हाल ही में जो ओपन किया गया, जिसकी मदद से देश के जो सबसे गरीब व्यापारी लोग हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ठेला वाला, सब्जी वाला, उनको लोन देने का कार्य किया जाता है, तो उसको रेगुलेट करना और उनको भी पुनर्वित्त की सुविधा करना, ये भी आरबीआई का ही दायित्व है। आरबीआई ये सारे काम करता है। प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, भाई देश में सारे लोगों को इकोनॉमिक स्टफ लगती है। अब जो आरबीआई बैंकों में इतने बड़े बड़े लेवल पे लोग काम करते हैं, उसको प्रशिक्षित नहीं करेगा तो बैंक तो दिवालिया हो जाएंगे। तो बीच बीच में आरबीआई क्या करता है, बैंकिंग व्यवस्था के बारे में, प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में, भविष्य में क्या स्टेप उठाए जाने चाहिए, कैसी कंडीशन में, इसके लिए ट्रेनिंग प्रदान करता है। चाहे वो एसबीआई के डायरेक्टर या मैनेजर्स वगैरह हो, चाहे वो आपके दूसरे बैंक के डायरेक्टर या मैनेजर वगैरह हो। तो आप कह सकते हैं कि आरबीआई का काम यहीं तक खत्म नहीं होता कि नोट छापना है और मार्केट में बेचना है ना। उसके अलावा भी आगे इसका काम बना रहता है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं साधारण बैंक के रूप में किए जाने वाले कार्य। अब ये साधारण बैंक के रूप में क्या क्या कार्य करता है आरबीआई, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक में जो खाता खुलता है देश के नाम का, वो भी आरबीआई के कारण ही खुलता है। आरबीआई मीडिएटर होता है बीच में। उसके अलावा मूल्यवान धातुएं, सोना, चांदी इत्यादि का संरक्षण करना या जमा करके रखना, ये भी आरबीआई के पास ही होता है। इसके अलावा कृषि पत्रों का क्रय विक्रय आरबीआई के अंडर में ही किया जाता है। इसके अलावा जो भी सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट इत्यादि के माध्यम से मार्केट में महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने का जो मॉनेटरी पॉलिसी का तरीका है, वो भी आरबीआई ही डेवलप करता है और आरबीआई ही इस काम को आगे बढ़ाता है। खैर, आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक के और क्या क्या कार्य हैं, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य क्या क्या कार्य हैं। उपरोक्त विशेष कार्यों के अतिरिक्त निम्न कार्य हैं, जैसे निर्यात उद्योग, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज जो हैं, उनको भी ऋण देने का कार्य करता है। एक तो होते हैं भारत के ऐसे उद्योग धंधे या ऐसे उद्योगपति जो हमारे देश में उत्पादन करते हैं, हमारे देश में ही बेचना पसंद करते हैं, विदेशों से उनका ज्यादा मतलब नहीं होता है, न माल लाते हैं न ज्यादा बेचते हैं, ऐसे उद्योगपति होते हैं। एक उद्योगपति ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, विदेशों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं कि भाई विदेशों में इस माल की ज्यादा डिमांड है, हम सिर्फ उसी को पैदा करें, और वो विदेशों के लिए ही उत्पादन कार्य स्वीकार करते हैं और उसे करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जो या जिनका माल देश में भी बिकता है, विदेश में भी बिकता है, चाहे वो रिलायंस हो चाहे टाटा हो। लेकिन ये जो निर्यात उद्योग होते हैं कि भाई हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास ज्यादा फॉरेन करेंसी आएगी या हमारे पास अधिक मात्रा में डॉलर आएगा, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है। तो इसके लिए फिर आरबीआई क्या करता है, लोन देता है। आरबीआई क्या करता है, इसके लिए लोन देता है, और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, ये तो हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि आरबीआई के अलावा जो बैंक होते हैं, है ना, नॉर्मल बैंक, ठीक है, वो अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर को क्या क्या सुविधाएं देते हैं नॉर्मल बैंक। तो आप कह सकते हैं चेक और बिल की सुविधा देते हैं। एसबीआई, एक्सिस बैंक, पीएनबी जैसे बैंक चेकों का भुगतान करते हैं, चेक जारी करते हैं, धन को ट्रांसफर करते हैं, विदेशों से पैसा आता है तो उसको मैनेज करते हैं। इसके अलावा जो प्रतिभूतियां होती हैं, शेयर्स होते हैं, उनको जमा कर सकता है, डीमेट अकाउंट खोला जाता है जैसे बैंक में, आपको पता होगा, है ना। उसके अलावा ग्राहक जितने भी कस्टमर होते हैं उनके हितों की रक्षा करते हैं और उनको बैंक गाइड करते हैं कि आप इसमें सेविंग कीजिए, इसमें बीमा लीजिए, इसमें ज्यादा प्रॉफिट है। ग्राहकों की जो पूंजी होती है उसको आजकल बैंक म्यूचुअल फंड जैसी चीजों में इन्वेस्ट करने का काम भी करते हैं। इतना ही नहीं, ग्राहकों को जो नॉर्मल बैंक है वो लॉकर की सुविधा भी देते हैं। आपके पास सोना चांदी पड़ा हुआ है, घर में रखने में टेंशन हो रहा है, बाहर आना जाना पड़ता है, अब सोना चांदी कोई चोरी हो गया तो इतना महंगा धातु है, अभी तो 50,000 रुपए का 10 ग्राम सोना चल रहा है, क्या करेंगे, लॉस हो जाएगा। तो बैंकों ने एक सुविधा दे रखी है लॉकर की। आप अपना जितना भी सोना चांदी इत्यादि है उसको लॉकर में रखवा लीजिए।
लॉकर में पूरी तरह से वो सुरक्षित रहेगा। अगर हम बात करते हैं आगे, तो विदेशी विनिमय की भी व्यवस्था जो है बैंक करते हैं, है ना, अपने ग्राहक की डिमांड पर। अब बैंक बड़े नोटों के बदले छोटे नोट, छोटे नोटों के बदले सिक्के इत्यादि देने और लेने का काम भी करते हैं। आपने देखा होगा कई बार शादियों में जब आप लोगों को 5-5 रुपए के, 100-100 रुपए के, 500-500 रुपए के नए कड़क और करारे नोटों की आवश्यकता पड़ती है, तो आप बैंकों के पास फटे पुराने नोट लेके जाते हैं और वो आपको कड़क और करारे नोट निकाल के दे देते हैं। इसके अलावा कई बार आपके पास चिल्लर ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, आप बैंकों के पास जाते हैं, एसबीआई, एक्सिस बैंक, पीएनबी, जहां भी आप जाना चाहें वहां जाते हैं और थोड़ा निवेदन करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको उस सिक्कों के बदले में नोट दे देते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास सिक्के कम हैं और मार्केट से 1 रुपया 2 रुपए के बदले आप जो चॉकलेट देते हैं मार्केट वाला और उसमें भी पैसा कमाते हैं, वो नहीं लेना चाहते, आपकी उम्र हो गई, आप चॉकलेट खाना नहीं चाहते, वॉटेवर कोई भी कारण हो सकता है, तो आप बैंक के पास जा सकते हैं, 100 रुपए का नोट दे सकते हैं, बैंक 1-1 रुपए के 100 सिक्के उसके बदले आपको दे देगा। यानी बैंक ये भी कार्य करते हैं। ज्यादातर बार हम भूल जाते हैं, लेकिन बैंक जमाओं के अलावा, ऋण देने के अलावा, सेविंग और इंटरेस्ट रेट के अलावा ये सारे काम भी करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं बैंकों में ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है। तो बैंकिंग ट्रेनिंग कॉलेज की जो स्थापना है वो 1954 में मुंबई में हुई थी, जहां पे बैंक के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो मसूरी में आपको लबासना, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाएगी। आईपीएस बन जाते हैं तो हैदराबाद में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, सरदार वल्लभ भाई पुलिस एकेडमी। लेकिन अगर आप बैंक एग्जाम पास करके बैंक मैनेजर बनते हैं तो बैंकिंग ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना 1954 में मुंबई में की गई थी, जहां पे आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है। पुणे में एक कृषि बैंकिंग कॉलेज है, चेन्नई के अंदर एक स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज है जहां पे बैंकों के स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है चेन्नई में। तो अगर आप बैंक मैनेजर बन गए तो आप बैंक मैनेजर बनने के बाद ट्रेनिंग लेने के लिए जा सकते हैं मुंबई। 1954 में बैंकिंग ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना हुई। लेकिन अगर आप स्टाफ है तो पुणे के कृषि बैंकिंग कॉलेज, स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज जो चेन्नई में है, वहां पे आपको ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया जा सकता है। खैर, 4 प्रशिक्षण केंद्र बेसिकली हैं स्टाफ के लिए, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, है ना, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो बैंकों के लिए प्रशिक्षण या ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है, तो मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में और दिल्ली के अंदर यहाँ दी जाती है। अब बात करते हैं कि भारत में जो नोट छापे जाते हैं, प्रतिभूति मुद्रण के संस्थान, वो कौन कौन से, कहाँ पे नोट छापे जाते हैं। तो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक, महाराष्ट्र में, ठीक है, यहाँ पे इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है। और यहाँ पे डाक टिकट छापे जाते हैं, स्टाम्प पेपर भी छापे जाते हैं। उसके अलावा आरबीआई और एसबीआई के जो चेक होते हैं, बॉन्ड होते हैं, राष्ट्रीय बचत पत्र जो होते हैं, नेशनल सेविंग पेपर, एनएसपी, इसको भी छापा जाता है। पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, किसान क्रेडिट कार्ड, है ना, ये सारे की छपाई यहाँ पे होती है। एक बार वापस सुन लीजिए, एक बार वापस समझ लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई कहां पर इंडिया में बॉन्ड, चेक, पासपोर्ट, किसान पत्र, इनको छापा जाता है, स्टाम्प पेपर को छापा जाता है, पोस्टल ऑर्डर को छापा जाता है। तो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, महाराष्ट्र में छापा जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, महाराष्ट्र में छापा जाता है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, महाराष्ट्र, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, महाराष्ट्र। ओके, चलिए नेक्स्ट। और कहां पे हैं भारत में मुद्रण संस्थान जहां पे भारत सरकार के तत्वाधान में बैंकिंग की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाता है। तो नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, ये हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश के अंदर। इसकी जो स्थापना है वो 1982 में की गई थी। और जो नासिक में मेन आप कह सकते हैं एक नोट छापने का, या इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक है, उसके भार को कम करने के लिए सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में ओपन की गई थी।
नेक्स्ट, एक करेंसी प्रेस नोट नासिक जो महाराष्ट्र में है, वहां पे 10 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए के बैंक नोट भी छापे जाते हैं और उनकी पूर्ति की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश में है। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास मध्य प्रदेश में। और ये जो बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश में, यहाँ पे बैंक नोट की स्याही भी बनाई जाती है। बैंक नोट की स्याही, बैंक नोट की इंक या स्याही, आपको भूलना नहीं है प्यारे बच्चों, एग्जाम में अगर आ जाए तो, कि बैंक नोट की स्याही कहाँ बनाई जाती है, बैंक नोट की इंक कहाँ बनाई जाती है। तो बैंक नोट की जो इंक है, जो स्याही है, वो देवास मध्य प्रदेश के अंदर बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे बैंक नोट प्रेस देवास है। शाहबनी पश्चिम बंगाल और मैसूर कर्नाटक, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रालय लिमिटेड यहाँ पर भी है। और अत्याधुनिक तरीके से यहाँ पे करेंसी नोट छापे जाते हैं। तो एक तो करेंसी नोट छपते हैं आपके इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में, एक आपके हैदराबाद में, एक आपके साल्बोनी पश्चिम बंगाल और मैसूर कर्नाटक में। यानी कुल मिला के 4 जगह पे भारत में बैंकों के करेंसी नोट छापे जाते हैं। पहला नासिक, दूसरा हैदराबाद, तीसरा शाहबनी पश्चिम बंगाल और चौथा मैसूर कर्नाटक। तो आपको पता चल गया होगा प्यारे बच्चों, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि भारत में 4 जगह पे बैंकों के करेंसी नोट को प्रिंट किया जाता है, 4 जगह पे बैंकों के करेंसी नोट को छापा जाता है। पहला नासिक, दूसरा हैदराबाद, तीसरा शाहबनी और चौथा मैसूर। नासिक, हैदराबाद, शाहबनी, मैसूर। नासिक, हैदराबाद, शाहबनी, मैसूर। नासिक में बैंक नोट छपते हैं, महाराष्ट्र में है। हैदराबाद में बैंक नोट छपते हैं, आंध्र प्रदेश में है। शाहबनी में बैंक नोट छपते हैं, वेस्ट बंगाल में है। और मैसूर में बैंक नोट छपते हैं, कर्नाटका में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश। यहां पे करेंसी नोट का कागज बनाया जाता है। करेंसी नोट का कागज, करेंसी नोट कागज क्या बनाया जाता है प्यारे बच्चों? करेंसी नोट का कागज। अब करेंसी नोट का कागज कहां बनाया जाता है? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। करेंसी नोट का कागज कहां बनाया जाता है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। करेंसी नोट का कागज कहां बनाया जाता है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। अब कई बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, अगर नहीं आया तो मैं ले आता हूं। प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में प्रश्न ये होगा कि सर नोट जो हमारे जेब में है, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100, 200, 500, 2000 इत्यादि का, उसमें किसका उपयोग किया जाता है उसको बनाने में? तो ध्यान रखिएगा, नोट के अंदर 75% कॉटन का उपयोग होता है, सूती चीज का 75% उसमें कॉटन होता है। और 25% नोट के अंदर लिनेन होता है। शादी में आपने देखा होगा लिनेन का कपड़ा पहनते हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोगों को जिनको पता नहीं है उनको मैं बता देता हूं, नोट जो आपके हाथ में है उसको बनाने में 75% कॉटन लगा हुआ है और 25% लिनेन लगा हुआ है। ठीक है, चलिए एक सिक्का अधिनियम है प्यारे बच्चों, उसको भी आपको पढ़ना है। सिक्का अधिनियम के बारे में भी आपको जानकारी लेनी है। अब ये सिक्का अधिनियम क्या है, तो इस सिक्का अधिनियम के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। सिक्का अधिनियम, सिक्का अधिनियम प्यारे बच्चों, जब हम सिक्का अधिनियम की बात करते हैं तो सिक्का अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक के 1934 के एक्ट के अनुसार ही लाया गया था और 2011 में इसमें संशोधन किया गया। और ये 2011 को जम्मू कश्मीर के साथ ही, जम्मू कश्मीर के अलावा नहीं, ध्यान रखना, सिक्का अधिनियम जो 2011 में कॉइन्स के लिए जारी किया गया था, कॉइन्स के लिए लाया गया था, वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है, पूरे भारत में लागू होता है। अब ये एक्ट क्या बताता है? कॉइन एक्ट 2011 क्या बताता है? यह अधिनियम बताता है कि भारत में कोई व्यक्ति भारतीय सिक्कों के साथ क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है,
सिक्के लेने से मना करने पर उसे किस प्रकार की सजा का प्रावधान है। समझ गए होंगे आप कि सिक्का अधिनियम ये बताता है कि भारतीय सिक्कों के साथ कोई व्यक्ति क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, सिक्कों के साथ क्या करने पे आपको दंड भी मिल सकता है। अब ये जो सिक्का एक्ट 2011 आया है प्यारे बच्चों, इसने कई सारे पुराने सिक्का एक्ट उनको निरस्त कर दिया है, उनको खत्म कर दिया। उसकी जगह एक ही एक्ट सरकार ले आई है। और कौन कौन से एक्ट खत्म हो गए इसके बाद? तो द मेटल टोकन्स एक्ट 1889, सिक्का एक्ट 1906, कांस्य सिक्का कानूनी निविदा अधिनियम 1918, मुद्रा अध्यादेश 1940 और छोटे सिक्के अपराध अधिनियम 1971। इन सबको बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और इनकी जगह एक ही कानून ले आई सरकार और वो है सिक्का एक्ट 2011। और सिक्का एक्ट 2011 में क्या क्या है इसको थोड़ा सा समझिए। जम्मू कश्मीर सहित ये पहली बात तो पूरे देश में लागू है। दूसरा, सिक्का का अर्थ यहाँ पे है किसी धातु से बने सिक्के, ठीक है, जिससे सिक्के बनाने की अनुमति केंद्र सरकार या उसके द्वारा अधिकृत किसी संगठन द्वारा दी गई है। यानी धातु के सिक्के होने चाहिए और लीगल करेंसी होनी चाहिए, उन्हीं पे ये नियम लागू होगा और उन्हीं के लिए बात की जा रही है। धातु का अर्थ क्या है यहाँ पे? कोई भी जो धातु हो सकता है, सोना, चांदी या फिर और कोई अन्य सामग्री जिसे केंद्र सरकार द्वारा मान्यता दी गई है, चाहे वो निकिल हो चाहे वो तांबा ही क्यों न हो। यदि कोई व्यक्ति किसी भी सिक्के, यदि सिक्का चलन में है, चलन वाला सिक्का होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि हजारों साल पुराना सिक्का तुम ले आओ, ऐसे नहीं। यदि कोई सिक्का चलन में है तो उसे लेने से कोई मना नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसके खिलाफ FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। पुलिस वाले के पास जाके उसके खिलाफ केस किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। इसके खिलाफ भारतीय मुद्रा अधिनियम, कौन कौन सा एक्ट लगेगा? भारतीय मुद्रा अधिनियम और IPC, इंडियन पिनल कोड के तहत कार्रवाई होगी। अब अगर मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति भारत की करेंसी ही लेने से मना कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि भारतीय संप्रभुता को वो नहीं मानता है, भारत सरकार को वो नहीं मानता है। ऐसी कंडीशन में भारत सरकार उस व्यक्ति से पूछेगी कि भाई क्या समस्या है, तुम्हारा घर कैसे चल रहा है, तुम पैसा नहीं दे रहे हो, ऐसे ही काम चला रहे हो, ये कैसे संभव है? ठीक है, तो या तो तुम्हारे पास काली कमाई आ रही है इधर उधर की, ये सब पूछेगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार सिक्कों को बनाने के लिए देश के भीतर किसी संगठन या किसी भी विदेशी देश की सरकार की सहायता ले सकती है। यहां तक कि सिक्कों को विदेश में बनवाकर भारत में आयात भी किया जा सकता है, इसको भी ध्यान रखना आपको। सिक्का अधिनियम 2011 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत सिक्के का भार तय किया जाता है, लेकिन किसी भी दशा में सिक्के का अंकित मूल्य सिक्के में लगी धातु के मूल्य से कम नहीं होना चाहिए। यानी ये कह रहा है कि सिक्का, इसके दो वैल्यू होते हैं, एक फेस वैल्यू और एक रियल वैल्यू। अब फेस वैल्यू यानी इसके ऊपर लिखी गई जो कीमत है वो इसकी फेस वैल्यू है, ये ध्यान रखना, फेस वैल्यू। और इस सिक्के के निर्माण में जितना धातु लगा है वो इसकी रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू। तो ये फेस वैल्यू और रियल वैल्यू ये कह रहा है कि दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए फेस वैल्यू कम हो गई, रियल वैल्यू ज्यादा हो गई, तो लोग इसको पिघला देंगे। जैसा कि बांग्लादेश के लोगों ने किया था, 5-5 रुपए के पुराने सिक्कों को पिघला दिया था और पिघलाने के बाद अपने देश में ले जाकर उससे ब्लेड बनाने लग गए थे। क्या बनाने लग गए थे? पत्ती, जिसे ब्लेड कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, पत्ती, ब्लेड, इसको बनाने लग गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सिक्कों से कितनी बड़ी राशि का भुगतान किया जा सकता है? 2011 का जो सिक्का अधिनियम है उसकी धारा 4 में ये सारी बातें लिखी हुई है कि आपके पास अगर कॉइन्स हैं, आपके पास अगर सिक्के हैं, तो आप किसी व्यक्ति को कौन कौन से सिक्के कितनी मात्रा में दे सकते हैं। यदि कोई सिक्का 1 रुपए से ऊपर का है तो इस प्रकार के सिक्कों से केवल 1000 रुपए तक का भुगतान किया जा सकता है। इससे के ज्यादा करने पर अपराध माना जाएगा या सामने वाला व्यक्ति लेने से मना कर सकता है।
यानी कोई सिक्का 1 रुपए से ऊपर का, 1 रुपया नहीं, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपए का सिक्का है तो उसमें 1,000 रुपए के बराबर का भुगतान किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति 50 पैसे के सिक्कों में कोई भुगतान करना चाहता है तो वह केवल 10 रुपए तक का भुगतान कर सकता है। हालांकि अब तो 50 रुपए बंद ही हो गए, इसकी बात करने से भी क्या मतलब है। खैर, 50 पैसों से कम वाले तो चलते भी नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिए, 50 पैसे वाला भी छोड़ दीजिए। सिक्का अधिनियम 2011 की धारा 5 के खंड ए के प्रावधानों के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी सिक्के को काटता है, तोड़ता है या उसी सिक्के के तोड़ता है, गलाता है तो उसे उसी सिक्के के बराबर मूल्य का जुर्माना भरना पड़ेगा। यानी मेरे घर में मान लेते हैं 1,000 रुपए रखे हुए हैं सिक्कों के रूप में। अब इस 1,000 सिक्कों को मैंने पिघला दिया, तोड़ दिया, वो किसी काम के नहीं बचे, तो सरकार को मुझे वो 1,000 रुपए देने पड़ेंगे कहीं से भी लाके। जुर्माना है यही, जितना सिक्का मैंने बिगाड़ा है उसके बराबर सरकार को पैसा दीजिए वापिस। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सिक्का अधिनियम 2011 की धारा 9 में यह प्रावधान है कि यदि सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसे किसी व्यक्ति ने सिक्का नकली दिया है तो वह उस सिक्के को नष्ट करने का हक रखता है। इसमें नुकसान सिक्का धारक का होगा। यानी कहने का मतलब है, मान लीजिए मैंने आपको नकली सिक्का दिया और आपको पता चल गया तुरंत ही कि नकली सिक्का है जो सर मुझे दे रहे हैं, तो आप उस सिक्के को तोड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं ताकि किसी के हाथ में ना आए। ये कानूनी जुर्म नहीं है और इसमें सामने वाला व्यक्ति उस नकली सिक्के का आपसे कोई हर्जाना या पैसा भी नहीं मांग सकता जिसने आपको वो पैसा दिया है, यानी मैं। कोई व्यक्ति किसी सिक्का को पिघला या नष्ट नहीं कर सकता जब तक कि वो जाली ना हो, बेकार ना हो। किसी भी व्यक्ति को सिक्के को खंडित रूप में रखने का हक नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा सिक्का है, आपके पास कोई ऐसा कॉइन है, कॉइन खराब हो गया है, उसके ऊपर निशान है, उसके ऊपर तोड़ने मरोड़ने के निशान है, तो आप उसको अपने पास मत रखिए, उसको आरबीआई के पास जमा करवा दीजिए, वो आपको उतनी ही मात्रा में दूसरा पैसा दे देगा। अपने पास रखने से कोई मतलब नहीं है ये। और अगर किसी व्यक्ति के पास जरूरत से ज्यादा सिक्के जमा हो गए तो इसको भी हम ब्लैक मार्केटिंग सिक्कों की कह सकते हैं। ब्लैक मार्केटिंग, इसको हम क्या कहेंगे, ब्लैक मार्केटिंग कहेंगे सिक्कों की। अब आप सोचेंगे सर ऐसे करते हैं, बिल्कुल करते हैं प्यारे बच्चों। कई बार क्या होता है कि जो सिक्के होते हैं वो डेली रूटीन में बहुत काम के होते हैं, इसको सहायक मुद्रा कहते हैं। सिक्कों को हम क्या कहते हैं, सहायक मुद्रा कहते हैं, सहायक मुद्रा। अब आप सोचेंगे सर ये सहायक मुद्रा क्या होती है, सब्सिडरी करेंसी। सहायक मुद्रा का मतलब है कि आप मान लीजिए 10 रुपए का किसी से सामान लेके आए, आपने उसको 10 रुपए दे दिए, 10 का नोट दे दिया, सिक्का दे दिया, बराबर है। लेकिन अगर आप वहां से 9 रुपए का सामान लाते हैं और 10 रुपए लेके जाते हैं तो आपकी इस 10 रुपए की करेंसी की सहायक करेंसी 1 रुपए का सिक्का होगी जो सामने वाला व्यक्ति आपको देगा। आपने 10 दिया, उसने 9 की चीज दी और 1 रुपया वापिस कर दिया, तो सहायक करेंसी हुई कि नहीं हुई व्यापार में 1 रुपए का सिक्का। इसीलिए छोटे छोटे 50 पैसे के सिक्कों, 1 रुपए के सिक्कों, 2 रुपए, 5 रुपए इत्यादि के सिक्के जितने भी होते हैं उनको हम सहायक करेंसी कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि लोग अपने घरों में इसको इकट्ठा करते रहते हैं सिक्कों को, कुछ शौक की वजह से करते हैं और कुछ लोग मार्केट में स्कार्सिटी पैदा करते हैं। मैंने देखा है, बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि सिक्कों की कमी पैदा हो गई थी जब मैं 9th-10th में पढ़ता था। तो जब सिक्कों की कमी पैदा हो गई थी और मार्केट में दुकानदारों को सिक्कों की आवश्यकता पड़ती थी, तो जिस दुकानदार के पास सिक्के होते थे उससे वो सिक्के मंगाए जाते थे। अब मान लीजिए राम नाम का दुकानदार है, उसके पास सिक्के नहीं है, एस नाम के दुकानदार के पास है। तो जब राम या आर नाम के दुकानदार के पास सिक्के नहीं है, एस वाले के पास ज्यादा है, तो राम क्या करता था, 100 रुपए लेके जाता था, एस को देता था और एस उसके बदले 90 रुपए की चिल्लर या फिर 90 रुपए का सिक्का देता था। यानी 10 रुपए का इसने मुनाफा कमाया ब्लैक मार्केटिंग करके सिक्कों की। तो ये पूरी तरह से इलीगल है, पूरी तरह से गलत है, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट, अब यहां पे आपको प्यारे बच्चों एक चीज और समझनी है कि बैंकिंग से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है
एनईएफटी और आरटीजीएस, यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी और आरटीजीएस यानी तत्काल सकल निपटान, इसमें क्या अंतर होता है? तो जब हम एनईएफटी की बात करते हैं, ठीक है, तो ये छोटे बचत खाता धारकों के लिए होते हैं। आरटीजीएस जो होते हैं वो बड़े उद्योगपतियों के लिए होते हैं। एनईएफटी मतलब छोटे लोगों के लिए 10,000, 20,000, 25,000। आरटीजीएस मतलब लाखों रुपए के लिए ट्रांसफर करने के लिए। समझ आ गया होगा आपको पहली बात। दूसरी बात, एनईएफटी के माध्यम से भुगतान एक समय के बाद होता है। एनईएफटी आज आपने किया है, हो सकता है कल शाम तक चला जाएगा, 4 घंटे बाद जाएगा। लेकिन आरटीजीएस के माध्यम से आपने अगर किसी को पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू की है तो तुरंत चला जाएगा। यानी चाहे एनईएफटी हो चाहे आरटीजीएस हो, ये दो तरीके हैं जिन मेथड के माध्यम से आप किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा डालते हैं या उससे पैसा मंगवाते हैं। चाहे वो सैलरी के रूप में हो, उधार के रूप में हो, गिफ्ट के रूप में हो, कुछ भी हो सकता है। तो एनईएफटी जो होता है उसमें कम पैसा इधर उधर हो सकता है, आरटीजीएस में ज्यादा पैसा हो सकता है। एनईएफटी को जाने में समय लगता है पैसे को, और अगर आरटीजीएस किया है तो तत्काल चला जाता है, तुरंत चला जाता है। एनईएफटी का उपयोग छोटी राशि को भेजने के लिए किया जाता है, जबकि आरटीजीएस के माध्यम से कम मिनिमम 2 लाख रुपए का ट्रांसफर हो सकता है। जरूरी है मिनिमम 2 लाख रुपए आरटीजीएस करना जरूरी होता है। एनईएफटी के लिए कोई न्यूनतम, मिनिमम, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं होती है। यानी अगर आप किसी के खाते में आरटीजीएस कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए से कम अगर आप पैसा भेजना चाहेंगे तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप एनईएफटी कर रहे हैं तो वो आप मिनिमम कितना ही और मैक्सिमम कितना ही दे सकते हैं। लेकिन अब आरबीआई ने एनईएफटी और आरटीजीएस पर शुल्क लगाना बंद कर दिया है। पहले लगता था, और ये कहा है कि बैंकों आपको भी एनईएफटी और आरटीजीएस के लिए शुल्क नहीं लेना चाहिए। यानी पहले आप एक दूसरे के खाते में अगर पैसा डालते थे या पैसा मंगाते थे तो भारत सरकार ने एक शुल्क लगा रखा था। लेकिन एनईएफटी और आरटीजीएस के ऊपर जो शुल्क भारत सरकार ने लगा रखा था उसके लिए सरकार ने मना कर दिया है। अब कोई शुल्क नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा एनईएफटी और आरटीजीएस करने पर। और बैंकों को भी भारत सरकार ने बोला है कि आप भी जो चार्ज लेते थे उसको बंद कर दीजिए, और आरटीजीएस और एनईएफटी के लिए कोई चार्ज मत लीजिए। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट, एक पेमेंट बैंक के ऊपर प्रश्न आता है और कई बार आया है, तो पेमेंट बैंक के बारे में हम लोग जान जाते हैं। बैंकिंग से संबंधित पेमेंट बैंक क्या होता है। प्यारे बच्चों, आरबीआई ने 2014 में देश में पेमेंट बैंक की स्थापना के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इसका अर्थ है कि भारत में बैंक खोलने की जो परंपरा रही है वो बैंकिंग कम्युनिटी के माध्यम से रही है। लेकिन अब भारत सरकार ने 2014 में बोल दिया कि जो सुपरमार्केट्स हैं, चाहे वो वॉलमार्ट हो, रिलायंस हो, बिग एप्पल हो, बिग बास्केट हो, ये अपना पेमेंट बैंक खोल सकते हैं। अब पेमेंट बैंक नॉर्मल बैंक से कितना अलग होता है ये अभी देखेंगे। या फिर कोई मोबाइल कंपनी है, एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन, बीएसएनएल, ये भी अपना कोई पेमेंट बैंक खोल सकते हैं। देश का पहला पेमेंट बैंक आपने देखा होगा भारतीय एयरटेल के द्वारा 2016 में राजस्थान में खोला गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। पेमेंट बैंक खोलने की अनुमति 2014 में आरबीआई ने देश के लोगों को दी। जो सुपरमार्केट चेन है, मोबाइल कंपनियां हैं, वो भी अपना छोटा सा बैंक खोल सकती है। सबसे पहला जो पेमेंट बैंक खोला गया वो भारतीय एयरटेल के द्वारा 2016 में राजस्थान में खोला गया, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पेमेंट बैंक की क्या विशेषताएं हैं प्यारे बच्चों। पेमेंट बैंक की क्या विशेषताएं हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जब हम पेमेंट बैंक की विशेषताओं की बात करते हैं तो साधारण बैंक की तरह पेमेंट बैंक भी लोगों के रुपए को जमा कर सकते हैं, लेकिन इसकी सीमा है। यानी पेमेंट बैंक वो बैंक होता है जिसमें आप 1 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं करवा सकते। जैसे आपका जो पेटीएम है, 1 लाख रुपए से ज्यादा उसमें जमा नहीं रख सकते पेमेंट बैंक की तरह। लेकिन एसबीआई एक्सिस बैंक है, उसमें लाखों करोड़ों रुपए जमा कर सकते हो। पेमेंट बैंक अपने खाता धारकों को एटीएम या डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते।
अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये जो प्लास्टिक करेंसी है यानी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, इन दोनों में क्या अंतर है? तो जब हम डेबिट कार्ड की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके पास जो एटीएम है, अगर आपके खाते में पैसा जमा है तो ही आप खरीदारी कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपके पास डेबिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि आपके खाते में 10,000 रुपए है लेकिन आप खरीदारी 50,000 रुपए की कर पा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि 40,000 रुपए की आपकी क्रेडिट लिमिट है और ये आपका क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड नहीं है। यानी क्रेडिट कार्ड का अर्थ होता है आपकी क्रेडिटेबिलिटी, आपकी साख को देखकर, आपकी इज्जत को देखकर, आपके स्थायित्व को देखकर, आपके नाम को देखकर, आपके पद ओहदे और ईमानदारी को देखकर बैंकों ने आपको कुछ पैसा जमा न होने के बावजूद एक्स्ट्रा देने का जोखिम उठाया है। अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ पैसा बैंक आपको दे देती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, तो 10 लाख 15 लाख रुपए तक का आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा। छोटे मोटे दुकानदार हैं लेकिन रेगुलर आपके बैंक खाते में पैसा आना जाना कर रहा है, तो बैंक को विश्वास है कि ओवरड्राफ्ट या एक्स्ट्रा पैसा जितना भी ये ले जाएगा तुरंत जमा करवाएगा, नहीं तो धीरे धीरे तो कर ही देगा। तो 10,000 20,000 रुपए की एक्स्ट्रा लिमिट दे सकती है बैंक। अगर आप कहीं अच्छी सैलरी पे जॉब कर रहे हैं तो बैंक 10 लाख 12 लाख आपको भी छूट दे सकती है इस प्रकार से कि आपके खाते में जमा नहीं है तो भी आप क्रेडिट कार्ड जारी करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब जो पेमेंट बैंक होते हैं वो अपना एटीएम जारी कर सकते हैं, अपना डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, पेमेंट बैंक जो होते हैं वो अपने खातों, अपने ग्राहकों से, अपने कंज्यूमर से बचत खाते और चालू खाते दोनों प्रकार के खाते खोल सकते हैं। सेविंग अकाउंट एंड आप कह सकते हैं करंट अकाउंट, दोनों तरह के खाते जो हैं वो पेमेंट बैंक खोल सकते हैं। पेमेंट बैंक ऋण, कर्ज या उधार सेवा नहीं दे सकते। यानी पेमेंट बैंक में पैसा जमा हो सकता है। अब आप एयरटेल के योनो ऐप के पास चले जाइए, एयरटेल वाले के पास चले जाइए, पेटीएम के पास चले जाइए, गूगल पे के पास चले जाइए, वो आपका पैसा जमा तो कर देगा लेकिन आप वहां से पैसा उधार नहीं ले सकते। पेमेंट बैंक जो है वो कर्जा नहीं दे सकते, ऋण नहीं दे सकते। पेमेंट बैंक एनआरआई व्यक्ति से जमा स्वीकार नहीं कर सकते, अर्थात भारतीय मूल के जो लोग विदेशों में जाकर बस गए उनसे जमाएं नहीं ले सकते। नेक्स्ट, पेमेंट बैंकों को चालू खाते पर सीमा पार क्रॉस बॉर्डर से व्यक्तिगत भुगतान करने और भेजा हुआ धन प्राप्त करने की अनुमति होगी। यानी कहने का मतलब है कि जो भारत से बाहर हमारे रिश्तेदार, हमारे जान पहचान वाले लोग रह रहे हैं जो हमारे देश में रेमिटेंस भेजते हैं, रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, विदेश से भेजा हुआ धन, तो वो पेमेंट बैंकों में आ सकता है जैसे एसबीआई एक्सिस बैंक में आता है। कहने का सीधा मतलब यही है। नेक्स्ट, पेमेंट बैंकों को अन्य कॉमर्शियल बैंक एसबीआई, एक्सिस बैंक, पीएनबी इत्यादि की तरह आरबीआई के पास नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर जमा करना पड़ेगा। अब ये सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, कैश रिजर्व रेशियो का अर्थ होता है कि भारत के सेंट्रल बैंक आरबीआई ने ये फिक्स किया हुआ है बैंकों को डूबने से बचाने के लिए और साख नियंत्रण के लिए कि जितना भी उनके पास टोटल सेविंग आएगा या पैसा आएगा, ठीक है, उसमें से कुछ पैसा कॉमर्शियल बैंक सदैव आरबीआई के पास जमा रखेंगे, उसे सीआरआर कहते हैं, और कुछ पैसा अपने खुद के पास जमा रखते हैं जिसे एसएलआर कहते हैं। अभी सिर्फ इतना सा समझिए, सीआरआर आरबीआई के पास जमा होता है कुछ परसेंटेज के रूप में, और एसएलआर खुद बैंक अपने पास जमा रखते हैं ताकि बैंक पूरी तरह से तुरंत दिवालिया न हो जाए, ठीक है, सिक्योरिटी के रूप में ये काम किया जाता है। नेक्स्ट, पेमेंट बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी की गतिविधियों को चलाने के लिए अपने सहायक बैंकों को स्थापित नहीं कर सकते या अपनी कोई ब्रांच नहीं खोल सकते। यदि आपने देखा कि एसबीआई की ब्रांच है दिल्ली में हजारों, पटना में सैकड़ों, राजस्थान के जयपुर में लाखों, मान लीजिए, ऐसे जो कई सारी ब्रांच आप एसबीआई की देखते हैं, एक्सिस बैंक की देखते हैं, आईसीआईसीआई की देखते हैं, वैसे किसी पेमेंट बैंक को यह अनुमति नहीं दी गई है कि आप अपना ब्रांच खोल दीजिए, ठीक है। हाँ,
अब ये म्यूचुअल फंड फंड वगैरह का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेमेंट बैंकों को दूसरे बैंकों से अलग दिखाने के लिए अपने नाम में उन्हें पेमेंट बैंक लगाना पड़ेगा ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। अगर मान लीजिए कोई पेमेंट बैंक खोल रहा है तो उसको अपने नाम के साथ पेमेंट बैंक लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने पेमेंट बैंक खोला पिनाक नाम से, अगर मैं पिनाक बैंक लिख दूंगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि नॉर्मल बैंक है, जैसे एसबीआई एक्सिस बैंक है। लेकिन सरकार ने बोल दिया कि भाई पिनाक पेमेंट बैंक आपको नाम रखना पड़ेगा, पिनाक पेमेंट बैंक। ठीक है, चलिए। पेमेंट बैंकों को कमर्शियल बैंकों की तरह इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवाने की छूट होगी। यानी जो भी पेमेंट बैंक होंगे वो कमर्शियल बैंकों की तरह ही इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग की सुविधा अपने कस्टमर को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए। एक पेमेंट बैंक किसी अन्य बैंक का बिजनेस प्रतिनिधि बन सकता है, लेकिन उसके लिए उसे रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। पेमेंट बैंक आरबीआई द्वारा अनुमोदित भुगतान की सुविधाओं जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, एमपीएस के माध्यम से कई बैंकों से भुगतान प्राप्त कर सकता है और भुगतान ले भी सकता है। नेक्स्ट, अब वर्तमान में कितने पेमेंट बैंक काम कर रहे हैं? बेसिकली पहला तो राजस्थान के अंदर 2016 में खोला गया था एयरटेल के द्वारा, आपको बताया था मैंने 2016 में। अभी कितने हैं? तो एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट बैंक लिमिटेड। यानी अभी टोटल 7 पेमेंट बैंक हमारे देश में काम कर रहे हैं। मैं वापस नाम बोल देता हूं, एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड और आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स लिमिटेड। नेक्स्ट, है ना, 5 हो गए। इसके अलावा छठा जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड और एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। ये टोटल 7 पेमेंट बैंक है जो हिंदुस्तान में वर्तमान में कार्यरत है। नेक्स्ट, अब प्यारे बच्चों, भारत में जो करेंसी नोट है 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, वो कैसे चलन में आए उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। हालांकि मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूं कि आप लोगों को ये तो नॉर्मली पता होगा कि 1 रुपए को छोड़कर सारे करेंसी नोट जो है वो आरबीआई छापता है। 1 रुपए का नोट है वो वित्त मंत्रालय छापता है और उस पर वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, अभी हम बस 5 मिनट का गैप लेंगे और 5 मिनट के ब्रेक के बाद पढ़ते हैं। 5 मिनट्स ब्रेक, 5 मिनट्स ब्रेक, 5 मिनट के ब्रेक के बाद पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।
चलिए, तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे भारत में करेंसी नोटों का कैसे विकास हुआ और उसका क्या इतिहास रहा, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारत में करेंसी नोटों का विकास, इतिहास इत्यादि। सबसे पहले बात करते हैं तो रुपए, जो भारत का ये करेंसी है, इसकी जो उत्पत्ति है रुपए शब्द की, वो संस्कृत के रुपया से हुई है। इसका अर्थ बेसिकली होता है कोई आकार, चाहे वो चतुर्भुज हो, वर्ग हो, या फिर आयत हो, या फिर गोला हो, है ना, या फिर मुहर के रूप में, मुद्रित सिक्के के रूप में इसका उपयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। रुपए का अर्थ होता है। पेपर करेंसी कानून 1861 ने सरकार को ब्रिटिश भारत के विशाल क्षेत्र में नोट जारी करने का सबसे पहले अधिकार दिया था। यानी 1861 का जो एक्ट आया था, कानून आया था, उसके अंतर्गत जो उस समय तत्कालीन समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत पर शासन हुआ करता था, उसको ये एक अधिकार मिल गया था कि आप पूरे हिंदुस्तान के लिए, कहीं के लिए भी, जहां जहां आपका शासन है, सिक्के चला सकते हैं, करेंसी छाप सकते हैं। पहले तो हर एक राजा महाराजा की अपनी करेंसी अलग अलग हुआ करती थी, है ना, जिसमें वो अपनी रानी की तस्वीर लगाते थे, अपना राजकीय चिन्ह लगाते थे, या किसी के ऊपर विजय प्राप्त की तो उसका फोटो लगा लेते थे, और ऐसे उनका काम चलता था। खैर, वर्ष 1892 में महारानी विक्टोरिया के सम्मान में विक्टोरिया के चित्र वाले बैंक नोटों और सिक्कों की श्रृंखला को जारी किया गया। यानी 1862 में जो नोट या सिक्के चलाए गए, 1861 के इस कानून के द्वारा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब सिक्के बनाएगी और चलाएगी, तो सबसे पहले विक्टोरिया का फोटो उसमें लगाया गया, सिक्कों पर, बैंक के नोटों पर। आज तो हम महात्मा गांधी का फोटो देख रहे हैं, लेकिन 1862 में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का फोटो उसमें लगता था। आरबीआई द्वारा जारी की गई पहली करेंसी नोट 5 रुपए की नोट थी, जिस पर किंग जॉर्ज पंचम की तस्वीर थी। यह नोट 1938 में छापा गया था। यानी सिक्कों के ऊपर तो विक्टोरिया आ गई थी, बट पहला नोट जो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया था, क्योंकि स्थापना होने के बाद ही तो जारी करेगा, तो 1862 के आसपास तो आरबीआई था नहीं। नेक्स्ट, तो आरबीआई द्वारा जारी की गई पहली करेंसी नोट कौन सी थी? 5 रुपए की। इस पर किसका फोटो था? किंग जॉर्ज पंचम का। और ये कब छापा गया था? 1938 में, क्योंकि 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई। फिर 1937 में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता से मुंबई लेके गए, और 1938 में जॉर्ज पंचम की तस्वीर वाला जो नोट है 5 रुपया, वो सबसे पहले छापा गया। स्वतंत्र भारत में पहला बैंक नोट 1 रुपए का छापा गया। स्वतंत्र भारत जब आजाद हो गया 1947 में, तो पहला बैंक नोट 5, 10, 20, 50 रुपए का नहीं था, 1 रुपए का छापा गया था। और 1 रुपए का नोट कौन छापता है भारत में? वित्त मंत्रालय, जिस पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर न होके वित्त सचिव या फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। 1996 में नोटों में बदलाव का फैसला लिया गया, और अशोक स्तंभ की जगह पर राष्ट्रपिता गांधी के फोटो का इस्तेमाल किया गया। 1996 में पहली बार नोटों में बदलाव किया गया, और पहले जो अशोक स्तंभ आता था उसकी जगह महात्मा गांधी का फोटो आने लगा। कब? 1996 में। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई है, इसे 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी मूल्य वर्ग के नोट छापने का अधिकार है। आरबीआई को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत अधिकार दिया गया है, जबकि इसी अधिनियम का सेक्शन 24(1) इसे 1 रुपए के नोट को छापने का अधिकार नहीं देता है। यानी कहने का मतलब, आरबीआई नए नोट किस अधिनियम के अंतर्गत छापता है? 24(1), जिसके अंतर्गत इसे 1934 के एक्ट में अधिकार दिया गया है। मुद्रा अध्यादेश, करेंसी ऑर्डिनेंस 1940 के नियमानुसार 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा, जबकि 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा छापी जाती थी। ध्यान रहे कि रिजर्व बैंक 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकता है, आरबीआई मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि भारत के आजाद होने के बाद भी 2 साल तक ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम की तस्वीर वाली मुद्रा भारत में चलन में रही थी?
इस समय रुपए की गणना 16 आनों में होती थी, लेकिन 1957 के बाद इस प्रणाली को बदलकर दशमलव प्रणाली में लाया गया और अब 100 पैसे में गिना जाता है। 1949 में राजा की तस्वीरों को बदल दिया गया और नोटों पर अशोक स्तंभ छापा गया। यानी आप कह सकते हैं, पीछे अगर हम चलें तो यहां से देखने के बाद प्यारे बच्चों कि 1938 में जॉर्ज पंचम की तस्वीर आई। जॉर्ज पंचम की तस्वीर आई नोट पर। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि अशोक स्तंभ की जब हम बात करते हैं तो 1949 में इसकी जगह फिर अशोक स्तंभ को लाया गया नोट के ऊपर। और अगर बात करें महात्मा गांधी की तो आप कह सकते हैं 1996 में महात्मा गांधी को नोटों पर लाया गया। 1996 में, बहुत लंबी बात नहीं है, महात्मा गांधी 1996 में मेरे जन्म के बाद ही नोटों पर आए हैं। तो आप कह सकते हैं सबसे पहले नोटों पर किसका चिन्ह होता था 1938 से लेकर आजादी तक? जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड के महाराज का। 1947 में देश आजाद हुआ और उसके बाद 1949 तक भी जॉर्ज पंचम का 2 साल तक नोटों पर आगमन होता रहा। 1949 में सरकार जागी और अशोक स्तंभ का यूज नोटों पर किया जाने लगा और 1996 में महात्मा गांधी के चिन्ह वाले नोट चलाए गए। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि नोटों पर लगी हुई जो गांधी जी की तस्वीर है, जो आपने देखी होगी प्यारे बच्चों। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं अपना नोट निकाल के जेब में से, ठीक है। वो कहां से ली गई, कई बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न होगा। तो ये जो तस्वीर है ये कलकत्ता के अंदर वायसराय हाउस में खींची गई थी। 1946 के आसपास जब कैबिनेट मिशन के आने का समय था तो गांधी जी ने तत्कालीन बर्मा, अब म्यांमार और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में तैनात फेडरिक पैथिक लॉरेंस के साथ मुलाकात करने गए थे। यह भारतीय करेंसी का ट्रेडमार्क है। गांधी जी का वो फोटो जो हम आज देखते हैं करेंसी नोटों पर, वो मैं ये कह रहा हूं कहां छापा गया या कहां से उठाया गया? तो पैथिक लॉरेंस जो ब्रिटिश सेक्रेटरी थे उनके साथ जब महात्मा गांधी कलकत्ता के वायसराय हाउस में खड़े थे तो उस फोटो को खींचा गया। किसने खींचा इसके बारे में अभी तक किसी को खास पता नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन उस फोटो को वहां से लिया गया और वो आजकल भारतीय करेंसी का ट्रेडमार्क है जो हर नोट पर दिखाई देता है आपको। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 रिजर्व बैंक को नोट जारी करने का अधिकार देती है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई कौन से धारा या आर्टिकल के अनुसार नोट छापता है? तो धारा 22 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के धारा 22 के अनुसार आरबीआई नए करेंसी नोट छापता है। धारा 22 या आर्टिकल 22 को आप भारतीय संविधान का आर्टिकल मत समझ लेना प्यारे बच्चों। यहां पे धारा 22 का अर्थ है कि आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22 जिसके अंतर्गत आरबीआई नई करेंसी छापता है। नेक्स्ट, भारत में नोटों की छपाई का जो काम है, ठीक है, वो न्यूनतम आरक्षित कोष मिनिमम रिजर्व रेशियो MRR के आधार पर किया जाता है। यह प्रणाली भारत में 1957 से लागू की गई और इसका अर्थ होता है कि आरबीआई के पास मिनिमम 200 करोड़ रुपए होंगे, इसमें से भी 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होगा, 115 करोड़ रुपए का गोल्ड, और बाकी जो 85 करोड़ रुपए बच गए उसकी कोई विदेशी संपत्ति होगी, तब आरबीआई नए करेंसी नोट छाप पाएगी। यानी आरबीआई को अंधाधुंध तरीके से इंडियन करेंसी छापने से रोकने के लिए, ताकि मार्केट में महंगाई को न बढ़ाया जा सके, इसके लिए 1957 में MRR यानी मिनिमम रिजर्व रेशियो या मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाया गया। मिनिमम रिजर्व सिस्टम या न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई नई करेंसी छापती है। इसका अर्थ होता है कि आरबीआई के पास मिनिमम 200 करोड़ रुपए होंगे, उसमें से भी 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होगा और 85 करोड़ रुपए का देशी विदेशी करेंसी होगा, तो आरबीआई नए करेंसी नोट छाप सकती है। हालांकि आप कह सकते हैं कि जरूरत के हिसाब से आरबीआई बहुत मात्रा में संपत्ति छाप सकती है,
बहुत मात्रा में नोट छाप सकती है, लेकिन उसके लिए उसे सरकार से पहले अनुमति लेनी पड़ती है, अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं कि भारत के पास विदेशी कितना कर्जा है। तो प्यारे बच्चों, जून 2019 के अंत तक भारत के ऊपर विदेशी ऋण 557 अरब डॉलर यानी हमारे देश की जीडीपी का लगभग 19.8% ऋण था। यानी जून 2019 में अगर आप देखें भारत के ऊपर कितना विदेशी ऋण है, फॉरेन लोन है, तो 557 अरब डॉलर यानी हमारे जीडीपी का लगभग 20%, 19.8%। अगर विदेशी मुद्रा भंडार के अनुपात के रूप में देखा जाए तो यह कर्ज विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 80% हो गया है। सोच सकते हो आप, यानी आज हमारे पास जितना भी विदेशी मुद्रा भंडार है उसको अगर हम अपने लोन को चुकाने के लिए दें तो 80%, 80% हमारा चला जाएगा। इतना हमारे ऊपर कर्जा है और हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा भी नहीं। भारत की उधारी में सबसे बड़ा हिस्सा, जो हम बाहर से पैसा उधार लाए उसमें सबसे बड़ा हिस्सा 38.2% कॉमर्शियल बोरोविंग्स का है। इसके बाद दूसरा बड़ा हिस्सा 23.8% एनआरआईज का है, जहां से हमने पैसा जमा किया, उनका जमा पैसा लेके आए। एक बात आपको यहां यह भी ध्यान रखनी पड़ती है कि भारत जिस करेंसी में बाहर से पैसा उधार लाता है उसी करेंसी में उसे चुकाना पड़ता है, अगर वो सामने वाला देश आपसे कोई सामान न लेना चाहे तो। ऐसा नहीं कि आपने अमेरिका से पैसा लाया डॉलर में, उसको चुका रहे हो रूबल में, रूबल से या चाइना से पैसा लाया आपने डॉलर में, उसको चुका रहे हो रुपए में, ऐसे नहीं। ठीक है, जिसमें पैसा लाया है उसी करेंसी में आपको वो पैसा चुकाना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर हम मोदी जी की बात करें यानी 2014 से 2019 के बीच, ठीक है, तो दिसंबर 2014 में भारत के ऊपर कुल विदेशी ऋण 462 अरब था, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 23.2% था। लेकिन इसमें साल दर साल वृद्धि होती गई और जून 2019 में बढ़कर 557 अरब डॉलर हो गया, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 19.8% है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में मोदी सरकार के शासन में देश के ऊपर 95 अरब डॉलर का कर्ज बढ़ गया है। यानी आप कह सकते हैं हमारे ऊपर कर्जा विदेशों का बढ़ता जा रहा है। पहले 462 था, अब 557 अरब डॉलर हो गया है। 557 अरब डॉलर यानी बहुत अधिक मात्रा में हमसे विदेशी लोग पैसा मांगते हैं। हम इतना पैसा विदेशों से लेके आए हैं, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं भाई भारत के पास जो डॉलर आता है वो कहां से आ सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है, डॉलर में व्यापार होता है। तो पहला आता है विदेशी निवेश से। अगर फॉरेन से कोई कंपनी आई, जैसे एफडीआई किया, उसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा भारत में आ गया। दूसरा एक्सपोर्ट, निर्यात। भारत ने कोई सामान बेचा अपना, चाहे वो मसाला हो, हीरे मोती हो, या सोना हो, या ऑर्नामेंट्स हो, सॉफ्टवेयर हो, उससे पैसा आया। नेक्स्ट, विदेशों में रहने वाले जो भारतीय लोग भारत में पैसा भेजते हैं, डॉलर भेजते हैं, एक वहां से पैसा आ सकता है, रेमिटीज जिसे कहते हैं। विदेशी स्टूडेंट जो भारत में पढ़ने आते हैं वो भारत में डॉलर लेके आते हैं। इसके अलावा विदेशी पर्यटक, टूरिस्ट जो फॉरेन से आते हैं वो भारत में डॉलर लेके आते हैं। इसके अलावा भारत को विदेशों से जो भी मदद मिलती है वो भी डॉलर के रूप में मिलती है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दे, चाहे वो वर्ल्ड बैंक दे, ये पैसा भी डॉलर के रूप में हिंदुस्तान तक पहुंचता है। तो विदेशों से डॉलर कहां से आ सकता है आप देख सकते हैं, 6 जगह है मोस्टली। अब बात करते हैं, क्या भारत सरकार नए रुपए छाप कर विदेशी लोन चुका सकती है? प्रश्न ये है। तो प्यारे बच्चों, भारत को कर्ज जो है वो डॉलर में चुकाना है, भारतीय रुपए में नहीं। तो आप अगर नोट छाप भी दोगे तो करोगे क्या, क्योंकि विदेशी लोग रुपया तो लेते नहीं, वो तो डॉलर लेते हैं। तो नोट छाप कर आप विदेशी लोन तो चुका नहीं सकते, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात सॉरी अगर ज्यादा मात्रा में नोट छप जाते हैं तो देश में मुद्रा बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी और गरीबी बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो ये सही नहीं है कि विदेशी लोन के लिए हम ज्यादा पैसा छापें। एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है जिसके बारे में आपको मैंने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पहले दिया था।
ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, पेटीएम, जियो, एनएसडीएल, ऐसे 7 बैंक हैं। अब ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या काम करेगा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ई कॉमर्स साइट से खरीदी गई चीजें आपके पास पहुंचाई जाएगी। ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि से आप खरीदारी कर सकते हैं। डाक विभाग ने अमेजन से करार कर लिया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किसका है? डाकघर का, डाक विभाग का। तो डाक विभाग का अपना जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, उसमें आपके जो पास आपके पैसे जो जमा है, उससे आप ई कॉमर्स कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन से कुछ चीज खरीद सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, खाताधारक यानी आपके पास अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता है तो आपको निःशुल्क एटीएम और डेबिट कार्ड मिलेगा। क्रेडिट कार्ड तो वैसे भी पोस्ट पेमेंट बैंक देते नहीं है, तो डेबिट कार्ड मिलेगा आपको, क्रेडिट कार्ड नहीं। निःशुल्क नेट बैंकिंग की सुविधा मिलेगी, मोबाइल अलर्ट सेवा मिलेगी आपको, इंश्योरेंस सेवा मिलेगी, म्यूचुअल फंड, करंट अकाउंट इत्यादि आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी आपका हो जाएगा उसमें अगर आप चाहते हैं तो। टैक्स जमा करवाना है अगर, तो वो भी आप इस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपने खाते से करवा सकते हैं, जो आपका टैक्स बना है सरकार का। चलिए, अब डाकघर बचत खाता, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट क्या है? पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट या फिर डाकघर बचत खाता। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम 20 रुपए की आवश्यकता होगी, और यदि कोई चेक की सुविधा के साथ बचत खाता खोलता है तो 500 रुपए चेक में जमा करने होंगे। केस 20 रुपए में खोल सकते हो, चेक है तो 500 रुपए में आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, पेमेंट बैंक में पैसा जमा करने की सीमा 1 लाख रुपए होगी। इससे ज्यादा पैसा जमा होने पर वह अपने आप पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन सामान्य बचत खाता धारक को खाते में कोई भी मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी नहीं है। इस प्रकार से खाता धारक को सेवाओं को होम डिलीवरी नहीं मिलेगी। यानी कहने का मतलब आप 1 लाख रुपए पोस्ट पेमेंट बैंक में जमा रख सकते हो जो पोस्ट ऑफिस का है, लेकिन 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप उसमें पैसा हुआ तो ऑटोमेटिकली पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जो आपका क्रिएट होगा उसमें चला जाएगा। नेक्स्ट, पेमेंट बैंक के तहत 1 लाख रुपए तक का सेविंग अकाउंट खुलवाया जा सकेगा। पेमेंट बैंक 25,000 रुपए की जमा राशि पर 4.5% का ब्याज देंगे। 25,000 से 50,000 रुपए की जमा राशि पर 5% का ब्याज देंगे, और 50,000 से 1 लाख रुपए की जमा राशि पर 5.5% की दर से ब्याज देंगे। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट, किन किन देशों में बात आती है, किन किन देशों में भारतीय रुपया मान्य या स्वीकार किया जाता है और किन किन देशों में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करें तो जिम्बाब्वे में। वर्तमान में जिम्बाब्वे की अपनी कोई करेंसी नहीं है। वर्ष 2009 में दक्षिणी अफ्रीकी इस देश ने अपनी स्थानीय मुद्रा जिम्बाब्वे डॉलर का त्याग कर दिया था, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई थी, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था। इसके बाद इसने अमेरिकी डॉलर को अपनाया, अफ्रीकी रैंड, ब्रिटिश पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, चीनी युआन, और 2014 से इसने भारतीय करेंसी को भी मान्यता दे दी। यानी अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि भारत की करेंसी कौन कौन से देश में चल सकती है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले जिम्बाब्वे, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी 2008-9 के आसपास, तो जिम्बाब्वे ने अपना डॉलर छोड़ दिया और बोला कि हम अफ्रीकी, अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई, चीनी, इंडियन कोई भी करेंसी में व्यापार कर लीजिए या हमारे यहाँ चलेगा पैसा। दूसरा है नेपाल। नेपाल ने हालांकि भारत से, अभी जब भारत सरकार ने 2016 को मोदी जी ने रात को आके कहा था कि आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट चलन में नहीं रहेंगे, तो नेपाल के पास बहुत सारा करेंसी नोट इकट्ठा हो गया था। बिहार की बॉर्डर पर है, यूपी की बॉर्डर पर है, तो बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता था। तो नेपाल की सरकार ने बोल दिया कि भाई इतना सारा पैसा हम क्या करें, जो आपका पैसा हमारे पास जमा हो गया है। आपने तो अपने देश की काला बाजारी को रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए एक सारा काम किया, लेकिन फंस तो हम गए। आपका जो 500-1000 रुपए का इतना सारा नोट हमारे पास जमा है, उसका हम क्या करें। तो ऐसे नेपाल ने आनंद फानंद में भारत सरकार को सबक सिखाने के लिए, अपने व्यापार को महफूज करने के लिए भारतीय करेंसी पर रोक लगा ली थी, लेकिन अब भी भारतीय करेंसी वहां चलती है। ठीक है, तो अगर आप नेपाल जा रहे हैं तो भारत का 1 रुपया नेपाल के 1 रुपये 60 रुपए के बराबर है, 60 पैसे के बराबर है।
यानी भारत का 1 रुपया आप लेके जाएंगे तो वहां नेपाल का 1 रुपया 60 पैसा आपको मिलेगा। यानी हमारी करेंसी ज्यादा मजबूत है नेपाल की तुलना में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भूटान। भूटान में भी भारतीय करेंसी चलती है। भूटान के कुल निर्यात का लगभग 78% भारत को होता है। यानी भूटान जितनी चीजें बेचता है उसमें से 78% वो भारत को बेचता है अपनी टोटल एक्सपोर्ट का। भूटान की जो करेंसी है वो है नगुल्ट्रम। भूटान की करेंसी का क्या नाम है? नगुल्ट्रम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चौथा है बांग्लादेश, जहां पे भारतीय करेंसी वैलिड है और बांग्लादेश की करेंसी का नाम है टका हालांकि, ठीक है। भारत का 1 रुपया अगर आप बांग्लादेश लेके जाएंगे तो 1 रुपया 14 टका आप वहां से खरीद सकते हैं। यानी भारत की करेंसी बांग्लादेश की तुलना में थोड़ी सी मजबूत है, 14 पैसे के आसपास आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, भारत और बांग्लादेश के पास जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी 9 अरब डॉलर का हो गया है, ठीक है। 900 मिलियन डॉलर आप इसको कह सकते हैं, पहुंच गया था बीच में। तो नेक्स्ट, मालदीव। मालदीव में भी है। मालदीव में अगर भारतीय करेंसी देखा जाए तो एक भारतीय रुपया जो है मालदीव में 0.21 मालवीयन रुपया के बराबर है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की तुलना में हमारी करेंसी मजबूत है, लेकिन मालदीव की तुलना में हमारी करेंसी कमजोर है। हम लगभग 2 रुपए लेके जाएंगे, 2 क्या मुझे लगता है 4 रुपए, तो वहां का 1 मालवीयन रुपया हमको मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब कई बार प्यारे बच्चों एक प्रश्न आपके यूपीएससी में पूछा जाता है। कई बच्चे जो आप में से मुझे देख रहे होंगे उनके दिमाग में होगा कि सर करेंसी स्वैप किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक प्रश्न आता है कई बार दिमाग में कि सर करेंसी स्वैप किसे कहा जाता है और अर्थव्यवस्था को इससे क्या फायदा होता है, इससे क्या लाभ होता है। तो प्यारे बच्चों, करेंसी स्वैप का क्या अर्थ है यहां समझ लीजिए। मुद्रा की अदला बदली, जब 2 देश या कंपनियां, देश भी हो सकती है और कंपनियां भी हो सकती है, या कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं, अपनी वित्तीय जरूरतों को बिना किसी वित्तीय नुकसान के पूरा करने के लिए आपस में अपने देशों की मुद्रा की अदला बदली करने का समझौता करते हैं, तो इसे करेंसी स्वैप कहा जाता है। यानी अभी व्यापार किस में हो रहा है? डॉलर में, पूरी दुनिया में। लेकिन जो डॉलर है वो इंटरनेशनल करेंसी है और इसका जो एक्सचेंज रेट विभिन्न देशों की करेंसी का है वो इसके सापेक्ष ऊपर नीचे होता रहता है। कभी 70 रुपए में $1 मिलेगा, कभी 85 रुपए में $1 मिलेगा। तो अगर आप किसी दूसरे देश के साथ कोई ऐसा समझौता करते हैं जिसमें उसे कहते हैं कि भाई हम आपका जो मालवीयन रुपया है उस मालवीयन रुपया और भारतीय करेंसी रुपया के साथ ही व्यापार करेंगे, डॉलर को बीच में नहीं लाएंगे, तो इसे करेंसी स्वैप कहते हैं। यानी भाई डॉलर का कोई लेना देना नहीं होगा। भारत क्या करेगा कि रूस को बोलेगा कि तुम्हारा जो रूबल है और हमारा जो रुपया है हम इसी में आपस में व्यापार करेंगे, इसको करेंसी स्वैप कहते हैं। यानी डॉलर को हमने साइड कर दिया और रूस का रूबल हम ले रहे हैं और भारत का रुपया उसे दे रहे हैं और इसके बाद आपस में व्यापार कर रहे हैं। इसे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है वो भारत सरकार के द्वारा जापान के साथ ऐसा एक किया गया हाल ही में 75 अरब डॉलर का, यानी 75 अरब डॉलर तक का व्यापार रूबल और रुपया में किया जा सकता है। कहने का मतलब जापानी जो येन है और भारतीय जो रुपया है उसमें 75 अरब डॉलर का व्यापार आपस में किया जा सकता है। 75 अरब डॉलर से ऊपर होगा तो फिर डॉलर में करना पड़ेगा। ऐसा एक एग्रीमेंट जापान के साथ 2018 में भारत सरकार के द्वारा किया गया है। अगर एक बात करें कि इस एग्रीमेंट का मतलब क्या है, तो भारत 75 अरब डॉलर तक का आयात जापान से कर सकता है और उसको भुगतान भारतीय रुपए में करने की सुविधा होगी। ऐसे ही सुविधा जापान को भी होगी, अर्थात जापान इतने ही मूल्य की यानी 75 अरब डॉलर तक का आयात भारत से कर सकता है और येन भारत को दे सकता है, ठीक है। चलिए, करेंसी स्वैप से भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होगा? एक तो डॉलर के पचड़े में नहीं पड़ना पड़ेगा, एक एक्सचेंज रेट के लफड़े में नहीं पड़ना पड़ेगा, एक हमारी फॉरेन करेंसी रिजर्व बाहर नहीं जाएगी, एक जब हमारे पास ज्यादा फॉरेन करेंसी रिजर्व बच जाएगी करेंसी स्वैप की वजह से तो हमारा रुपया मजबूत होगा,
व्यापार करने में सहूलियत होगी, आसानी होगी, दूसरे देशों के साथ हमारे रिश्ते प्रगाढ़ होंगे जिनके साथ हम ऐसा एग्रीमेंट कर पा रहे हैं, है ना। चलिए, ये सारे फायदे होंगे। अब करेंसी स्वैप का जो एग्रीमेंट है सॉरी, उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम प्यारे बच्चों समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा मान लो कि भारत में व्यापार करने वाले जो व्यापारी हैं, जैसे रमेश, ठीक है, उसको 10 साल के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जरूरत है। रमेश किसी अमेरिकी बैंक से 1 मिलियन डॉलर का लोन लेने का प्लान बनाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि यदि उसे आज की विनिमय दर $1 इज इक्वल टू 7 करोड़ का लोन लिया है, उसके बाद में रुपए की विनिमय दर में गिरावट आ जाती है और यह विनिमय दर $1 बराबर 100 रुपए पर आ जाता है, तो रमेश को 10 साल बाद 7 करोड़ के लोन के लिए 10 करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे, 3 करोड़ का घाटा हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपस में इंडिया के साथ समझौता करता है करेंसी स्वैप का, तो उसे एक घाटा नहीं सहन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो कब हुआ और कैसे हुआ। तो आप लोगों को पता ही होगा कि इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा 19 जुलाई 1969 में एक ऑर्डिनेंस या अध्यादेश लाया गया, और ऑर्डिनेंस भारतीय संविधान के आर्टिकल 23123 के अंतर्गत लाया जाता है। 123 राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है। इसे बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस कहते हैं, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस कहते हैं, ठीक है। 50 करोड़ रुपए की पूंजी वाले जो 14 बैंक थे प्राइवेट सेक्टर के, उनको नेशनलाइज किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा 19 जुलाई 1969 में, पहली बार 14 बैंकों को। अब ये 14 बैंक कौन से थे? 19 जुलाई 1969 में, जिनकी कीमत 50 करोड़ रुपए की पूंजी थी, जिन्हें इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा नेशनलाइज किया गया। तो इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूसीओ बैंक, यूको बैंक जिसे कहते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईओसी जिसे कहते हैं, सिंडिकेट बैंक जिसका सिंबल एक डॉग है, एक कुत्ता है, एग्जाम में आया था ये, पंजाब सिंध बैंक और इंडियन बैंक। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें तो एसबीआई है नहीं। प्यारे बच्चों, एसबीआई का नेशनलाइजेशन बहुत पहले 1955 में ही कर दिया गया था, जब 1921 में एस्टेब्लिश्ड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई नाम दिया गया था, तभी इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। खैर, अब नेशनलाइजेशन करने के पीछे कारण बेसिकली ये था प्यारे बच्चों कि बहुत सारा जो पैसा है प्राइवेट सेक्टर का, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला था, तो वो सारा पैसा निजी लोगों के हाथ में जमा हो जाता था और आम आदमी तक जा नहीं पाता था। और राष्ट्रीयकरण इसीलिए करना पड़ा कि जो क्लास बैंकिंग इंडिया में है, क्लास बैंकिंग यानी कुछ लोगों के पास बैंकों का बोलबाला है और अधिकार है, वो मास बैंकिंग में बदल जाए, यानी सबके पास वो पैसा चला जाए। पहले के जमाने में जब नेशनलाइजेशन नहीं किया गया था 1969 में 14 बैंकों का इंदिरा गांधी के द्वारा, आयरन लेडी के द्वारा, तो आप देखेंगे कि भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में गांवों में, खेतों खलिहानों के आसपास बैंक, एटीएम ये मशीनें नहीं हुआ करती, और लोग साहूकार, सेठ, बनिए के चंगुल में फंस के गरीबी का शिकार होते थे। लेकिन जब भारत सरकार के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा नेशनलाइजेशन किया गया, तो सबको पैसों की सुविधा मिलने लगी, बैंक की सुविधा मिलने लगी, पैसा उधार भी ला सकते हैं, पैसा जमा भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा, और उसके साथ ही उद्यमिता का विकास हुआ कि जो टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोगों को ही पहले केवल पैसा उधार मिल जाता था, अब हर आदमी को पैसा उधार मिलने लगा ताकि वो भी अपना बिजनेस शुरू कर सके। ठीक है, बैंक प्रबंधन जो है, बैंकिंग सेक्टर जो है वो डेवलप हुआ हिंदुस्तान में। कई नए बैंक उभर कर आए, आपस में कंपटीशन के चक्कर में ग्राहकों को अच्छी सेवा मिलने लगी। ठीक है, इसके साथ ही जो प्राइमरी सेक्टर है उसको पैसा मिलने लगा। पहले केवल गवर्नमेंट सेक्टर और जो बड़े बड़े टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोग हैं उन्हीं को पैसा उधार मिलता था। अब छोटे उद्योग, कृषि, छोटे ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर इत्यादि को पैसा आसानी से मिलने लग गया जब नेशनलाइज किया गया। क्योंकि जैसे ही नेशनलाइज किया गया, सरकार ने बैंकों को बोल दिया पीएसएल सीमा लगेगी, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग,
यानी आप जितना भी पैसा उधार देंगे उसका कम से कम 40% पैसा देश के गरीब और कमजोर क्षेत्र को देना पड़ेगा। SC ST एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, BPL फैमिली इत्यादि को देना पड़ेगा। इससे उनको पैसा मिलने लगा आसानी से। ठीक है। नेक्स्ट, किसान और छोटे व्यापारियों को नेशनलाइजेशन के बाद आसानी से पैसा मिलने लगा। एक तो ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण का परिणाम हुआ। आप यह देख सकते हैं कि 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तब देश में बैंकों की 8,322 शाखाएं थी और 1994 तक आते आते 60,000 हो गई। 8,000 से 60,000, 8,000 to 60,000। 1969 से लेकर 1994 के मध्य इतनी शाखाएं, इतनी ब्रांचेस बढ़ गई। इससे उत्साहित होकर 1980 में भारत सरकार के द्वारा 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी कुल पूंजी 200 करोड़ रुपए थी। खैर, नेक्स्ट आपके सामने जो हैं प्यारे बच्चों वो है बैंक बोर्ड ब्यूरो। अब आप में से कोई बच्चा बोल सकता है कि सर ये बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या है? तो प्यारे बच्चों, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रशासन, जब उसके प्रशासन में सुधार कर दें तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मार्च 2016 में बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB के गठन की स्वीकृति प्रदान की। यह ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को उचित रणनीति तैयार करने के लिए सभी बैंकों के निदेशक मंडल के साथ काम करेगा। अप्रैल 2016 से बैंक बोर्ड ब्यूरो अस्तित्व में आ गया है। यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो का चलन इसलिए किया गया क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी बैंक हैं उनमें NPA बढ़ता जा रहा था। तो कैसे उनको रेगुलेट करे, कैसे उनको डूबने से बचाए, कंज्यूमर को अच्छी से अच्छी सेवा कैसे दें, उसके लिए एक कॉमन डायरेक्टर मंडल बनाकर बैंक बोर्ड ब्यूरो का स्थापना या एस्टैब्लिशमेंट किया गया। अब बैंक बोर्ड ब्यूरो में संरचना क्या होती है, कौन कौन लोग होते हैं? एक अध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं, 3 विशेषज्ञ सदस्य होंगे। अध्यक्ष प्रतिष्ठित बैंकर होना चाहिए, रेगुलेटर होना चाहिए। भारत के पूर्व कैग विनोद राय को बैंक बोर्ड ब्यूरो का पहला प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। विनोद राय कैग जो थे हिंदुस्तान के पहले, जिन्होंने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का पर्दाफाश किया था, आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं। इनको बैंक बोर्ड ब्यूरो का रिटायरमेंट होने के बाद पहला अध्यक्ष बनाया गया हाल ही में। ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो की संरचना क्या है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अब ये बैंक बोर्ड ब्यूरो काम क्या करता है? तो पहला, सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी बैंक है, SBI, एक्सिस बैंक, PNB इत्यादि, मान लीजिए एक्सिस बैंक तो प्राइवेट है, सॉरी, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष पदों और बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति की सिफारिश करना, धन जुटाने, विलय, अधिग्रहण के मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सलाह देना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विकास के लिए रणनीति विकसित करना, विभिन्न मामलों पर सरकार एवं बैंकों के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करना, ये सारे काम बैंक बोर्ड ब्यूरो करेगा। नेक्स्ट, लघु वित्तीय बैंक। अभी बहुत सारी जो बैंकों से रिलेटेड बातें हैं प्यारे बच्चों वो बाकी है। ठीक है, तो कल और क्लास लगेगी और उस कल की क्लास में हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे या आगे के बारे में जानेंगे, बैंकों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलकर अच्छा लगा, धन्यवाद। कल वापस इससे आधा पोर्शन जो रह गया है उसको हम करेंगे।